डिपार्टमेंट में चेंजेस आ रहे हैं एआई आने के बाद। As an orthopedician, I feel very secure. आजकल के जो यंग एडल्ट्स हैं, It's a weekend warrior syndrome. It's a very critical element. Generally 6 days a week ये corporate jobs कर रहे हैं. हमें नहीं पता पर हमारी body जो है continuously under stress है. आई हैव सीन पीपल 25, 26, 27 एज में उन लोगों को इतने प्रॉब्लम हो रही है स्पाइन रिलेटेड। विटामिन डी एंड कैल्शियम दोनों भाई भाई हैं. दोनों भाइयों का अगर साथ ना हो तो हमारी बोन मजबूत नहीं रह सकती. क्या क्या वो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? एसीआर टीयर के आपने भी बात करी, इतनी कॉमन क्यों? जिम में लोग डेडलिफ्ट करना बंद कर दें तो 40% प्रैक्टिस ऑर्थोपेडिक्स की कम हो जाएगी. मरीजों की लैंग्वेज में बोला जाए तो हर जोड़ में दर्द है, मीठा मीठा दर्द है. डॉक्टर तरुण दुग्गल को जिंदगी में क्या किसी चीज़ का मलाल रहा? उस पेशेंट की जब हम ड्रेसिंग ओपन करते थे तो आधा वार्ड खाली हो जाता था. लोग इधर उधर से चले जाते, इतनी बदबू आती थी. डूइंग इट अगेन एंड अगेन यू विल समहाउ मास्टर दैट थिंग. हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत हेल्दी भी होंगे. आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे आज हम जिम रिलेटेड इंजरीज के बारे में, जिनसे हम बात करेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज के बारे में. आज हम बात करेंगे जेंडर के स्पेसिफिक होने के बारे में भी कि मेल को प्रॉब्लम क्या आती है, फीमेल को प्रॉब्लम क्या क्या आती है. आज हम ये भी बात करेंगे कि जिम में आप जो इतनी ईगो लिफ्टिंग करते हैं उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. वी हैव डॉक्टर तरुण दुग्गल हियर इन द स्टूडियो जिनसे आज पूरे डीप डाइव करेंगे इन सभी टॉपिक्स के रिवॉल्व अराउंड. डॉक्टर तरुण, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू अ स्टूडियो. हाउ आर यू? आई एम गुड. आज बात करते हैं एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से रिगार्डिंग उसके ज़िंदगी के बारे में, उन्होंने कैसे शुरुआत की. उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अराउंड, लाइक आई डू हैव 1000+ क्वेश्चंस, लेकिन कोशिश करेंगे कम से कम क्वेश्चन में जानने की आपकी लाइफ के बारे में. अगर मुझे सफ़र शुरू से शुरू करना पड़े, कहाँ से शुरू हुआ? वाई ऑर्थोपेडिक्स? बचपन से आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर. ठीक है. I have this strange attraction towards this profession. I don't know what was the reason behind it. ठीक है. But it has something to do with one of our family member. Okay. मैं उनको हमेशा से देखता था. तो I always used to feel कि इनकी lifestyle देख के I used to feel कि it is a good lifestyle. And बचपन में मुझे लगता था कि being a doctor आपकी lifestyle बहुत अच्छी हो जाती है. बचपन में लगता था. Initially because that was the only incentive I thought कि है. ठीक है. But फिर जैसे जैसे बड़े हुए थोड़े से concepts change हो गए. Okay. Yes. And now? And now I feel it is more of a responsibility. Just like we say, with great powers comes great responsibility. So it's good. Then I never thought about becoming an orthopedician, to be very honest. Starting से कभी ये नहीं था. ये ज़रूर सोचा था कि डॉक्टर बनूंगा. बट कभी पिन पॉइंट ये नहीं सोचा था इतना फोकस कि ऑर्थोपेडिशियन ही बनना है. बट देन जब मेडिकल स्कूल किया तो आई रियलाइज कि मेडिसिन इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि काफ़ी मुझे वो सीरियस लगता था कंपैरेटिवली. सर्जरी आई यूज्ड टू फाइंड इट वाज लाइक अ मोर फन थिंग टू डू. तो धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट बनता गया. ठीक है. एंड समहाउ फिर उसके बाद गॉड वाज वेरी काइंड, तो मुझे वहाँ पे I got selected and then I started pursuing orthopedics. अगर हम आज बात करें इस डिपार्टमेंट के बारे में, हर डिपार्टमेंट में चेंजेस आ रहे हैं एआई आने के बाद. अगर हम ऑर्थोपेडिक्स की बात करें, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और आने वाले टाइम में आप कितने चेंजेस देख सकते हैं? सी, अगर आप डिपार्टमेंट्स को एक तरीके से मेजर करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ऑर्थोपेडिशियंस फील्स एज एन ऑर्थोपेडिशियन आई फील वेरी सिक्योर बिकॉज ठीक है, आप न्यूज़ भी पढ़ते हैं, आर्टिकल्स में भी देखते हैं कि विद कमिंग ऑफ एआई लेट्स से रेडियोलॉजिस्ट हैं, सो दे मस्ट फील वेरी स्केयर्ड कि अब रिपोर्टिंग एआई कर सकता है. बट वी आर वेरी सिक्योर ऑन दैट पार्ट कि सर्जरी तो हम ही करेंगे. बट येस, एआई के आने से देयर आर मेनी चेंजेस विच हेल्प अस इन रियल टाइम. ठीक है. फॉर एग्जांपल अब एआई असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं where we can get real time measurements. We know कि deformity जब हम correct कर रहे हैं on table तो how it is getting corrected, and then again with real time data we can actually correct it and give better results. So that's one example. So I feel AI के आने से in terms of pre-operative planning and in terms of patient care it has become better. अभी बात कर लेते हैं जॉइंट पेन के बारे में. आजकल के जो यंग एडल्ट्स हैं, मतलब मैं अगर उनको देखता हूँ तो जिम भी जा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, जुम्बा भी कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है. व्हाई?
So, young adults के लिए there is a very it's like a Gen Z term, or you can also say a medical term. So we say it's a weekend warrior syndrome. Weekend warrior syndrome. Yeah. So by weekend warrior syndrome, we mean uh, generally 6 days a week ये corporate jobs कर रहे हैं. So they have like sitting hours of 10 hours, 12 hours, screen time high है, same posture में बैठना है. But जब weekend है, तो weekend पे ये corporate offices में they are playing sports, they are doing So true, yes. multiple sports activities. 6 दिन कोई sports activity नहीं है, और 7वें दिन पे जाके अचानक से क्रिकेट खेलना, 5-5 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं, एंड देन देयर आर मल्टीपल स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज एसोसिएटेड विद इट. एंड देन विद कमिंग ऑफ एज सनलाइट एक्सपोजर इज लो, That's very true, yes. एंड देन देयर आर मल्टीपल थिंग्स, छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत मेजरली इफेक्ट करती हैं. जैसे कि हम बोलते हैं पोस्चर का इफेक्ट जो है, इट इज़ वेरी इट्स अ वेरी क्रिटिकल एलिमेंट. ठीक है. लेट्स से हम बोलते हैं स्क्रीन टाइम एंड पोस्चर आर वेरी मच इंटररिलेटेड. जब हम लेट्स से अगर हम 20 डिग्री भी हम इंक्लिनेशन करते हैं, तो अराउंड 60 डिग्री इंक्लिनेशन पे आप समझो 27 kg का एक्सेसिव लोड आता है अराउंड दिस रीजन विच इज सर्वाइकल स्पाइन. सो हमें नहीं पता, पर हमारी बॉडी जो है कंटिन्यूसली अंडर स्ट्रेस है, और फिर लॉन्ग टाइम में हमें जो है उसके इफेक्ट्स तो ऑब्वियसली देखने मिलते ही. लॉन्ग टाइम में एक्सपेक्टेड था कि ठीक है 40s के बाद हमें शायद रियलाइज होगा, लेकिन आई हैव सीन पीपल 25, 26, 27 एज में उन लोगों को इतने प्रॉब्लम हो रही है स्पाइन रिलेटेड. Yeah, it is more often it is related to their nutrition habits, their daily routine in terms of activity, and then again coming back to sunlight exposure, because vitamin D is a critical element. Vitamin D and calcium दोनों भाई भाई हैं. दोनों भाइयों का अगर साथ ना हो तो हमारी बोन मजबूत नहीं रह सकती. विटामिन डी अगर नहीं है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं है, एंड सनलाइट इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स. और आजकल सनलाइट एक्सपोजर तो इट्स मोर ऑफ वन रिलेटेड टू लाइक ज़्यादा सनलाइट से लोग इससे डरते हैं कि टैन हो जाएंगे, या जनरली वो ब्यूटी वाले एस्पेक्ट में चला जाता है. लेकिन ऑल एंड ऑल देखा जाए तो मेजरली जो सबको मेजर इशू यही है कि इनकी जो रूटीन एक्टिविटी है, इनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हैं, इनकी वजह से मेजरली इश्यूज आ रहे हैं. क्या हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेज आए थे, यहाँ पे राज किया था उन्होंने, और हमें एक हो गया है कि हमें बहुत सुंदर दिखना है, बहुत गोरा दिखना है, उसके लिए हम ग्लूटाथायोन से लेके दुनिया भर की चीज़ें ट्राई कर लेते हैं. इस चक्कर में हमने विटामिन डी की कंडीशन खराब कर ली अपनी बॉडी से. अंग्रेज हमारी काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव भी करके गए हैं, बट अलॉन्ग विद दैट काफ़ी सारी आदतें ख़राब भी करके गए हैं. सो इफ़ आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, पहले जब हम खाना खाया करते थे हमारे घरों में, तो डाइनिंग टेबल का कंसेप्ट नहीं होता था. सो देयर इज दिस 90 डिग्री रूल in terms of posture. So ideally आपकी back it should be like at a 90 degree angle and well supported of course. तो ये अगर posture में आप हैं तो obviously आपका lumbar spine and for that matter entire spinal structure is well supported. तो ये सारी चीज़ें हमें तब तो नहीं होती थी क्योंकि हम जो है क्रॉस लेग भी बैठते थे. Exactly. हमारा बैठने का posture भी अलग था, और हमारी फूड हैबिट्स भी बहुत अच्छी थी. बेसिकली हमारी फूड हैबिट्स में मेजरली सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कवर हो जाते थे. पर अब जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है, इट इज मोर ऑफ एन हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज. सो उसकी वजह से जो है मेजरली ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, ये उसी की वजह से हमें इश्यूज हो रहे हैं मेजरली. ठीक है, बट आई एग्री कि हम वेस्टर्नाइज्ड होने के चक्कर में ऐसी चीजें कर रहे हैं, बट वेस्ट में लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं है. तो वेस्ट में बिकॉज देयर इज अ क्रिटिकल एलिमेंट, they have work life balance. In India let's say अगर हम हमारा ही प्रोफेशन कंसिडर करें, तो हम खुद तो सजेस्ट कर रहे हैं कि यू शुड टेक 8 hours ऑफ स्लीप, आपका न्यूट्रिशन ऐसा होना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए. बट क्या अगर आप एक सर्वे करें तो आई गेस 99% डॉक्टर्स यही बोलेंगे कि इसमें से वो खुद कुछ भी फॉलो नहीं कर पाते. वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ जिम, बेसिक स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कुछ ना कुछ दे आर वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट. एग्जैक्टली. अब वहाँ पे आप देखेंगे तो दे आर इन्वॉल्व इन स्विमिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हाइकिंग, मतलब वहाँ पे लोगों को इन सब चीज़ों का शौक है. सो दे इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल. एंड यहाँ पे आप अगर अपने फ्रेंड सर्कल में भी किसी से पूछें तो हाउ मेनी ऑफ देम आर लाइक परसुइंग डेली बेसिस पे स्विमिंग या जिमिंग. मे बी
10-20 फ्रेंड्स में 2-3-4, तो मतलब परसेंटेज वेरी लो। बहुत माइनॉरिटी में या exactly, तो yes. वो काफी हम्म, जो कम माइनॉरिटी वाले लोग हैं, सो दोज पीपल आर हेल्दी अभी भी इंडिया में भी, बट अदर देन दैट मेजॉरिटी वाले दे कम टू ऑर्थोपेडिशियंस फॉर द सेम प्रॉब्लम्स। अभी हमने एक डाइटिशियन के साथ पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने बड़े बड़े क्लेम किए कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये वाली डाइट नहीं लेनी चाहिए। आफ्टर द डिस्कशन हम लोग चाय समोसा खा रहे थे, पूरे पॉडकास्ट में वी वर डिस्कसिंग कि हेल्दी खाना है, हेल्दी खाना है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को भी थोड़ा खुद से इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ। डॉक्टर्स आर लाइक वेरी, मतलब उनका जो है खुद को लेके जो सेल्फ केयर वाला एस्पेक्ट इट्स वेरी लो, आई वुड से। क्योंकि जनरली क्या है कि पूरा दिन दूसरों को एडवाइस देते देते वो अपने को एडवाइस देना भूल जाते हैं। So I guess that's the problem. ठीक है, अभी हम बात करते हैं लाइक अभी रिसेंटली मैं मेट्रो से जा रहा था, मेट्रो में 99% ऑफ द पीपल आर लाइक दिस। Yeah, अब हमें आदत हो गई है फ़ोन चलाने की, वो तो हम नहीं छोड़ सकते, बट exactly. हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे और हमें बोन रिलेटेड, स्पाइन रिलेटेड इश्यूज ना हो। तो बेसिक प्रिकॉशंस अगर हम इसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम एक्टिविटी बेस पे सेग्रीगेट करें, तो अगर हम बोलते हैं कि आपका पोस्चर कैसा है बेसिकली, तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि सर्वाइकल स्पाइन का, गर्दन की हड्डी के पास की जगह का, कि अगर हम बहुत ज़्यादा सामने की तरफ स्लाउच करते हैं तो एक्सेसिव बर्डन आता है। इट्स ऑलमोस्ट 27 kgs ऑफ एक्सेसिव बर्डन। देन अगर हम जिम कर रहे हैं, सो जिम रिलेटेड इंजरीज आर वेरी मच कॉमन नाउ डेज बिकॉज प्रॉपर वार्म अप नहीं है। देन आई टॉक्ड अबाउट वीकेंड वॉरियर सिंड्रोम। वहाँ पर जो है पूरे हफ्ते हम जो है काम कर रहे हैं और एक दिन में हम सचिन या विराट बन जाते हैं। सो दैट्स नॉट हैपनिंग। एंड देन अदर देन दैट ऑल दीज एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम दिस, न्यूट्रिशन भी जो है दैट प्लेज अ मेजर रोल। एंड ये तो एक जनरलाइज्ड एस्पेक्ट हो गया। ठीक है, एंड कमिंग टू मेल्स एंड फीमेल्स, फीमेल्स स्पेशली जो बेसिकली फीमेल्स में जो दोज हु आर लाइक नियर मेनोपॉज, उन फीमेल्स में जनरली एस्ट्रोजन का जो कंसंट्रेशन है इट फ्लक्चुएट्स। सो उसकी वजह से बोन जो है, बोन डेंसिटी बहुत लॉस होता है। एंड इंडिया में देयर इज़ नो कंसेप्ट वहाँ पे कि लोग आके आपसे स्पेसिफिकली, जैसे हम चले जाते हैं डेंटल चेकअप्स के लिए, आई चेकअप के लिए, ये कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि हम ऑर्थोपेडिक के पास जा रहे हैं बोन हेल्थ चेकअप के लिए, अनटिल और अनलेस जोड़ों में दर्द हो रहा हो, चलने में परेशानी हो गई हो, या हड्डी टूट गई फॉर दैट मैटर, तब तक तो हम नहीं जाते। तो बाहर की कंट्री में और यहाँ में सबसे मेजर जो डिफरेंस दैट आई फील इज कि वहाँ पर दे एक्चुअली एलिमिनेट द रूट कॉज। बहुत इनिशियल लेवल पे दे स्क्रीन इट आउट एंड देन दे वाइप आउट द रूट कॉज, तो वो बहुत ज़्यादा हायर एक्सटेंट तक पहुँचता नहीं है। इंडिया में सबसे ज़्यादा मेजर इशू यही है। हाल फिलहाल में गवर्नमेंट भी, और मैं बात करूँ स्टार्टअप भी, और बहुत सारी कंपनीज भी वर्क फ्रॉम होम कल्चर को सपोर्ट करती हुई दिख रही है। Yeah, sure. बट वर्क फ्रॉम होम कल्चर के बाद मैंने देखा है कि स्पाइन रिलेटेड इंजरी ज़्यादा हो गई है लोगों की। Yeah, work from home again, it means you are sitting there ideally in the same posture. आप when you are sitting, तो your spine is actually loaded. True. By loading it means आपकी की पूरी रीढ़ की हड्डी पे वजन आ रहा है। रीढ़ की हड्डी के बीच की गद्दी, that is intervertebral disc, उस पे भी जो है बेसिकली प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, सो इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो लोडेड स्पाइन का एस्पेक्ट है, वो ऑब्वियसली आपकी स्पाइन अंडर स्ट्रेस ऑल द टाइम है ही। ठीक है। एंड प्लस कंटिन्यूसली आप स्लाउच पोजीशन में बैठे हैं, आप एक पोस्चर में बैठ के आप स्क्रीन के सामने स्लाउच पोजीशन में बैठ के देख रहे हैं, और फिर आप सोच रहे हैं कि मेरा जो है पेन नहीं होना चाहिए, या आई शुड नॉट फील एनी सॉर्ट ऑफ आई शुड नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ डैमेज टू माई ओन स्पाइन। तो दैट्स नॉट हैपनिंग। बेसिक प्रिकॉशंस लाइक आधा घंटा पौना घंटा काम करने के बाद जेंटली आप अपना थोड़ा मूवमेंट चेंज करो, आप अपने यू जस्ट वॉक अराउंड इन द रूम। इतनी चीज़ों से भी काफ़ी मेजर डिफरेंस आता है, जो कि सुनने में ऐसा लगता है कि आधे घंटे के बाद अगर कमरे का एक चक्कर काट लिया तो क्या रीढ़ की हड्डी ठीक हो जाएगी। बट हाँ, ऐसे में काफ़ी जो स्ट्रेस है जब हम खड़े होते हैं तो स्पाइन इज नॉट दैट लोडेड कंपेयर टू द पार्ट व्हेन वी आर सिटिंग। तो ये सब चीज़ें बायोमैकेनिक्स के हिसाब से बहुत फर्क करती हैं, बट नॉर्मली आदमी को लगता है कि ये सब बातें सिर्फ बोलने की हैं। ओके, जो भी लोग 9 to 5 वर्क कर रहे हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, कॉर्पोरेट मजदूर पे कहते हैं लोग, तो उन लोगों के लिए क्या बेसिक आप बताएंगे कि भाई आपको हर घंटे ये कर लेना चाहिए तो आपको स्पाइन रिलेटेड इश्यूज कम होंगे? और प्लीज़ ये मत कहना कि हर घंटे जाके ऐसे कर लेना, मैनेजर कई बार परेशान कर देता है कि आप तो बार बार नहीं, आई विल गिव यू वेरी नाइस प्रैक्टिकल एडवाइस इन टर्म्स ऑफ दैट। सबसे पहले तो लाइक आई मेंशन 90 डिग्री रूल, ट्राई टू मेंटेन अ 90 डिग्री स्पाइन पोजीशन व्हिच इज वेरी हेल्पफुल। ठीक है।
Then you can obviously when you are sitting you can have lumbar support pillows. ये help करते हैं आपकी lumbar spine को support करने के लिए. Okay. And then other than that जो मैंने बोला when you're sitting for long hours, let's say if you have to sit for 6 hours. Okay. 6 घंटे तक आपको मीटिंग में बैठना है तो you can just make sure कि एटलीस्ट आधे घंटे में नहीं तो 1-1.5-2 घंटे में कभी ना कभी यू जस्ट चेंज योर पोस्चर, मूव अराउंड अ बिट एंड देन यू सिट. ठीक है. एंड देन देयर आर जेंटल वेरी एक्सरसाइजेज ऑफ दैट सॉर्ट कि जो आप अगर नॉर्मली करते हो बैठे बैठे आप स्पाइन जैसे आप नेक मूवमेंट्स कर सकते हैं, साइडवेज फ्लेक्शन हो गया, नॉडिंग मूवमेंट हो गए, ये सबसे आपका जो है कम से कम स्टिफनेस तो नहीं आती एंड इन द लॉन्गर रन यू वोंट फील दैट पेन. सो दीज आर लाइक वेरी लिटिल हैक्स दैट यू कैन डू. बेसिक आप ये चीज़ें कर सकते हैं ताकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो. एग्जैक्टली. क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं या कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम समझ पाएंगे या हम समझ सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल पेन, ये डॉक्टर के जाके ही सही होगा? कब पता करें? अगर हम बच्चों में बात करते हैं या हम एडल्ट्स में बात करते हैं, अगेन वी कैन कैटेगराइज इट. अगर हम बच्चों में बात करते हैं तो उनमें देयर इज ग्रोइंग पेन, तो उसमें जनरली उनको नाइट में काफ रीजन में पेन एक्सपीरियंस होता है. ठीक है. सो इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू देयर एक्टिविटी, बढ़ रहे हैं, उनकी हड्डियों की लंबाई बढ़ रही है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं उनके साथ. तो उसमें अगर आप नॉर्मली अगर उन फोमेंटेशन हो गया, हॉट फोमेंटेशन हो गया, कोल्ड फोमेंटेशन हो गया, अल्टरनेट फोमेंटेशन, हॉट एंड कोल्ड, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, तो इससे ही इम्प्रूवमेंट आ जाता है. एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है अगेन इन चाइल्ड कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में हमें पेन है, वहाँ रेडनेस है, स्वेलिंग है एंड इट इज़ नॉट सबसाइडिंग विद टाइम, बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली इट कैन बी सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन. देन देयर आर अदर कॉजेज जहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल जॉइंट्स में पेन है. देन दैट कम्स टू अदर रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम कि भाई एक सॉर्ट ऑफ अर्थराइटिस भी हो सकता है. ठीक है. और सिमिलरली एडल्ट्स में भी अगर हमें ये लग रहा है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, देयर इज स्वेलिंग व्हिच इज इंक्रीजिंग इन साइज, कंटिन्यूस पेन है, शार्प शूटिंग पेन है, स्पेसिफिक किसी रीजन में पेन है, और अगर वो रेडिएट हो रहा है कहीं से कहीं, सो ऑब्वियसली दीज आर टेलटेल साइंस कि आपको मिलना चाहिए डॉक्टर से. यूट्यूब देख के उससे इलाज नहीं करना चाहिए. यस, शॉर्ट्स हम रील्स देख लेते हैं कि डॉक्टर ने ये बताया कि अच्छे डॉक्टर ने बताया इससे सही हो जाएगा, तो नहीं होगा. यूट्यूब पे भी जो डॉक्टर बता रहे हैं वो जनरलाइज बता रहे हैं. they are maybe influencers only, है ना? They are not maybe the true doctors. अच्छा, आजकल एक स्टैंडिंग डेस्क बड़ा ट्रेंड में है. बहुत सारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी सपोर्ट करते हुए दिखे कि हाँ भाई स्टैंडिंग डेस्क बना लो, उस पर काम करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली. अगेन इट कम्स फ्रॉम द सेम कंसेप्ट कि अगर आप बैठ रहे हैं तो आपका स्पाइन इज फुल्ली लोडेड, आप खड़े हैं तो समवॉट लोडिंग कम होती है. अब उससे तो आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा ही, बट अगेन जब आप स्टैंडिंग पोस्चर में हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप स्टैंडिंग पोस्चर में तो आपका वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों फीट्स पे. ठीक है. अगर आप स्टैंडिंग पोस्चर में हैं और एक पाँव के ऊपर वजन देके यू आर टिल्टिंग, देन अगेन इट विल कॉज यू प्रॉब्लम, लोअर बैक प्रॉब्लम्स, देन इट कैन ऑब्वियसली इट एक्चुअली हार्म्स योर बायोमैकेनिक ऑफ द लोअर हाफ. तो ये सारी चीज़ें स्टैंडिंग पोस्चर में भी हो सकती हैं. आप इनफैक्ट एक तरफ स्लाउच करके खड़े हैं तो आपका जो है एंकल स्ट्रेन हो सकता है. देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कैन हैपन. Standing posture is good, but then again you have to be very much let's say conscious about the things कि आप खड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं, कौन से posture में खड़े हैं. वैसा नहीं आप खड़े हैं तो आप क्रिकेटर जैसे एक तरफ बैट पकड़ के खड़े हो गए एंड देन यू से कि मैं तो स्टैंडिंग खड़ा था और मेरे एक पाँव में दर्द है, कोई लॉजिक नहीं है. एग्जैक्टली. तो बेसिक चीज़ें तो हर जगह फंडामेंटल्स वही रहेंगे. ठीक है. अगर किसी इंसान को जॉइंट पेन है, जोड़ों में दर्द है, क्या बेसिक एक्सरसाइज इंसान वो कर सकता है ताकि उसको प्रॉब्लम ना आए? अगर किसी भी इंसान को जॉइंट पेन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ये सोचना चाहिए कि उसका न्यूट्रिशन जो है वो तो अच्छा नहीं है. उसको बेसिक अगेन कमिंग बैक टू द बेसिक्स, उसे न्यूट्रिशन अपना इम्प्रूव करना चाहिए. ठीक है. जो आपको मम्मी खाना खिला रही है या आप खाना खा रहे हो, देयर इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग इन योर डाइट. ओके. सो वो आपको यू नीड टू इम्प्रूव. ठीक है. Then again sunlight exposure is one thing which I previously told you, वो बहुत ही important element है. क्योंकि अगर आपका sunlight exposure नहीं है, bone weak है, again it leads to joint pain. And then इसके अलावा अगर continuous joint pain है and there is like critical symptoms again associated with swelling, pain, tenderness, then obviously you need to consult an orthopedician. डॉक्टर तरुण, अभी I was scrolling सोशल मीडिया और उसमें मैंने देखा कि आपने 12 दिन के बच्चे की सर्जरी की है. कुड यू प्लीज टेल, इलैबोरेट कर सकते हैं क्या मैटर था, क्या प्रॉब्लम थी?
Actually, it's more of a process where I've corrected, not exactly surgery. उसमें एक minor procedure था. Okay. So it was a clubfoot case. Clubfoot हम congenital talipes equinovarus जो CTE term use करते हैं. ठीक है. इतना मेडिकली नहीं जाते. बेसिकली देखा जाए layman language में या समझते हैं. Yes. नॉर्मल लैंग्वेज में क्लब जैसी हो जाती है, लाइक दिस. तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप वी करेक्टेड लाइक दिस 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 दिस. सो एक प्लास्टर कास्ट हम लगाते हैं, उसके बाद वी वेट फॉर 1 week, वी टेक इट आउट, देन वी करेक्ट इट फर्दर. सो ग्रेजुअली हम उसको पूरा करेक्ट करके नॉर्मल अलाइनमेंट में लेके आते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट जब ये पूरा करेक्शन हो जाता है तो बच्चों को ये डिफॉर्मिटी भी होती है. सो दिस डिफॉर्मिटी इज करेक्टेड, वी करेक्टेड टूवर्ड्स दिस एंगल. Oh my God. तो जो ये वाला प्रोसेस है, इसके लिए वी टेक अ कट जस्ट अबव द heel. Okay. सो वी से टेनोटमी. ओके, सो वो प्रोसेस करते हैं. सो आफ्टर दैट वी कीप द चाइल्ड इन 3 weeks कास्ट. तो उसके अबव नी कास्ट, उसके बाद जो है हम बेसिकली उसको शू पे रखते हैं. देर आर लाइक शू विच स्प्लिंट्स, सिम्प्लेक्स स्प्लिंट्स, जिस पे वो करेक्शन एंगल्स पे सस्टेन करता है. और उसके बाद देन द फुट इज करेक्टेड. देयर इज अ प्रोसेस. उसको हम कैसे वीन ऑफ करते हैं, लाइक इनिशियली फॉर 23 hours a day, एंड देन हम ग्रेजुअली उसे कम कर देते हैं टिल द चाइल्ड कम्स टू द वॉकिंग एज. तब तक के लिए. बट हमने बहुत कम एज में किया है शायद, है ना? मतलब 12 days. या सो इट इज एक्चुअली जितनी कम एज में हम करते, बेसिकली इट इज अ मिथ कि हम जल्दी शुरू करेंगे तो रिजल्ट्स खराब हो होंगे. जाएंगे. इट्स एक्चुअली क्वाइट अपोजिट ऑफ दैट कि जब हम शुरू करते हैं और बच्चे की हड्डी जो है इट्स वेरी सपल एंड फ्लेक्सिबल. True. Yes. तो जब शुरुआत में हम कुछ काम कर रहे हैं तो इट बिकम्स मोर इजी फॉर अस टू मैनिपुलेट इट. Oh my God. तो जब हम वो कर रहे हैं तो इट इज़ लाइक अ वेरी गुड थिंग फॉर द चाइल्ड, क्योंकि इनिशियली बच्चा चल नहीं रहा है. अ 7 day और 12 day किड इज नॉट सपोज टू वॉक. 1 साल तक वो चलेगा नहीं नहीं. चलेगा. तो टिल दैट टाइम यू स्टार्ट वॉकिंग, ही और शी विल स्टार्ट वॉकिंग, तब तक वो करेक्ट हो चुका हो. Very good. सो इसलिए इफ यू स्टार्ट अर्ली तो यू विल गेट रिजल्ट्स अर्ली. सो इट्स अ गुड थिंग. Perfect. टफ था सारा चीज़ें, ये बहुत इजीली सारी चीज़ें हो गई. नहीं, टफ और इजी तो आई वोंट से. इट्स जस्ट अबाउट द बेसिक टेक्निक. इफ यू डू इट करेक्टली then you'll get the results. But I wouldn't say pediatric orthopedics is an easy thing. It's very difficult. It's very difficult. Yeah, it's a difficult branch. Under orthopedics also it's very difficult. ठीक है. आज के जो यंग एडल्ट्स हैं उनको क्या क्या मेजर स्पोर्ट्स इंजरीज आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? Young adults mostly again improper warm up. इन सब चीज़ों की वजह से एंड देन जस्ट जंपिंग इनटू एक्सरसाइजेस, ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू मल्टीपल लिगामेंट इंजरीज, मेजरली लोअर बैक इंजरीज, जिसमें हम डिस्क जो हम नॉर्मली एक मिथ है या लोग बोलते हैं कि शियाटिका हो गया, या जैसे दिल्ली की प्रैक्टिस में मैंने बहुत लोगों को सुना है जो पेशेंट आके बहुत कैजुअली बोलता है कि सर हमें ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम है. सर्वाइकल की प्रॉब्लम है. यस. So, एवरी थर्ड पर्सन इन फैक्ट. हाँ, तो आई हैव दिस टेंडेंसी कि मैं जब तक ये बोल नहीं देता मुझे शांति नहीं मिलती. तो सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है. सर्वाइकल तो हड्डी का नाम है. सर्वाइकल स्पाइन इज लाइक पार्ट ऑफ द स्पाइन, टॉप मोस्ट. ठीक है. और कमिंग बैक टू द लोअर बैक लंबर स्पाइन, तो लंबर स्पाइन में जब इम्प्रॉपर पोस्चर है, आप लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो देयर कम्स अ टाइम जब वो डिस्क जो है इट गेट्स डिस्प्लेस्ड एंड इट स्टार्ट्स इम्पिंजिंग ओवर द नर्व रूट्स. यानी कि वहाँ से जो नस निकल रही है उसको जो गद्दी है वो दबाने लगती है इन द लेम लैंग्वेज. ठीक है. तो अब उस तरीके का जब प्रोसेस होता है तो वो जो पेन है जिस लेवल पे वो उसे कंप्रेस कर रही है, वहाँ से जिस लेवल तक उसे सप्लाई कर रही है, बेसिकली पेन होता है. तो हम उसे कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं कि करंट का दौरा कम हो गया या खून का दौरा कम हो गया, टू मेक पेशेंट लाइक अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि क्या हो रहा है. तो शियाटिका इज बेसिकली अ सिम्टम. ठीक है. ये भी डिसीज नहीं है. तो जनरली जिम जो लोग कर रहे हैं उन लोग डेडलिफ्ट्स कर रहे हैं, दे आर नॉट वेयरिंग प्रॉपर बैक सपोर्ट और वो डेडलिफ्ट्स कर रहे हैं, उसमें डिस्क प्रोट्रूजन्स बहुत हो रहे हैं. देन दे आर डूइंग लेग प्रेसेस, लेग एक्सरसाइजेस, मल्टीपल सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर इन जिम, दे आर यूजिंग इट और विदाउट प्रॉपर वार्म अप. लिगामेंट इंजरीज होती हैं, मल्टीपल लिगामेंट्स गेट टोन, उसकी वजह से बार बार नी की इंस्टेबिलिटी होना, सीढ़ी चढ़ते उतरते समय प्रॉब्लम होना. देन बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में बोलना कि ऐसा महसूस हो रहा है कि घुटना भाग रहा है. सो ये सारी चीज़ें, ये फीचर्स तब महसूस होते हैं जब आपको लिगामेंट इंजरी हो गई है. तो ये बेसिकली
यंग एडल्ट्स में आजकल बहुत कॉमन है. एंड अगेन फ्रैक्चर्स आर समथिंग विच हैपन जिम में बहुत कॉमनली. अपने बॉडी वेट से ज़्यादा बेंच प्रेस मार रहे हैं ऑब्वियसली टू शो ऑफ और टू अचीव आई डोंट नो व्हाट. तो Maybe social media virality or एग्जैक्टली. something. अगर आपकी मसल कैपेसिटी 5 किलो की है और आप 35 किलो का डंबल मारेंगे तो ऑब्वियसली आपकी मसल तो नहीं समझ रही है कि आपका इंटेंट क्या है, तो वो टूट जाती है. तो लेट्स से अगर कोई बाइसेप टीयर हो गया है तो ऑब्वियसली वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो इस तरीके से काम कर रहे हैं. डॉक्टर तरुण, जो जिम इंजरीज होती हैं वो अगर मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ या मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई अदर स्पोर्ट्स में हूँ, उससे कुछ डिफरेंट है या सब में सेम प्रॉब्लम होती है? नहीं, जिम इंजरीज आर प्रीटी डिफरेंट. स्पोर्ट्स इंजरीज आर हाई वेलोसिटी इंजरीज. ठीक है. लेट्स से अगर हम रग्बी एग्जांपल लेते हैं तो रग्बी में इट्स हाई वेलोसिटी और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट इंजरीज. ठीक है. तो उसमें जनरली लिगामेंट टीयर्स जो है, मल्टी लिगामेंट टीयर्स बहुत कॉमन है, एंकल स्ट्रेन्स कॉमन है. ठीक है. इस टाइप की इंजरीज ज़्यादा कॉमन है. अगर हम जिम इंजरीज की बात करें तो अगेन फील कम बैक टू फ्रैक्चर्स, लोअर बैक प्रॉब्लम्स. दीज काइंड ऑफ इंजरीज आर मोर कॉमन जिम में. बाकी डिपेंडिंग ऑन विच काइंड ऑफ स्पोर्ट जो है प्लेइंग, उस हिसाब से इंजरीज डिफर कर सकती हैं. बट मेनली अगर हम मोटा मोटी समझना चाहें तो लिगामेंट बेस्ड इंजरीज आर मोर कॉमन इन स्पोर्ट्स. या जो भी रिसेंटली जिन भी लोगों को स्पोर्ट्स इंजरी हुई है उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? they should actually concentrate primarily, again coming back to basic nutrition, yes. and then nutrition के बाद rehab जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर बहुत एक्सट्रीम फोकस होना चाहिए. इनकम्प्लीट rehab या इनकम्प्लीट rehab के बाद initially if you join sports activity or you start playing sport, like अगर आपको 3 महीने के लिए rehab सजेस्ट किया गया है and let's say you started out after 1 month or so, even if you're feeling better, तो उसकी वजह से इंजरी जो है एग्जैजरेट होना और उसके बाद इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट ऑल्सो. सो ये सब चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा मेजरली इफेक्ट करती हैं रिकवरी प्रोसेस को. तो यानी कि जो भी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है, फॉर एग्जांपल 3 मंथ दिया तो 3 मंथ आपको देनी है. रिहैब तो आपको रिहैब शुड बी डन वेरी प्रॉपरली. रिहैब में भी कई बार इंसान बहुत कॉमन मिस्टेक्स कर देता है. क्या क्या वो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? रिहैब में जब आप रिहैब कर रहे हैं, डोंट ट्राई टू थिंक कि मेरा रिहैब अगर 3 महीने के लिए सजेस्टेड है एंड लेट्स से मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि 5 to do 20 सेट्स अ डे, ठीक है, तो अगर मैं 100 सेट अ डे कर लूँगा तो जल्दी तो जो है मेरा रिहैब प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा. ज़्यादा तेज या ज़्यादा धीरे करने से कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा. इट इज़ एग्जैक्टली इन द राइट क्वांटिटी एंड इन द राइट क्वालिटी दैट यू शुड बी डूइंग इट, तभी आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिलेंगे. इट्स लाइक द गोल्डन प्रिंसिपल. तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगेन फिर आप जो भी एक्टिविटी आप करते हो, जब आप उसे फिर से रिजॉइन करना चाहते हो, ठीक है, तो उससे पहले यू शुड मेक श्योर कि योर बॉडी इज एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग टू इट इन अ नाइस मैनर. आपका वार्म अप्स प्रॉपर होने चाहिए. लेट्स से इफ यू आर गोइंग इन फॉर अ गेम, आपका वार्म अप प्रॉपर होना चाहिए. इट्स अ वेरी रेलेवेंट एग्जांपल. अगर आपने देखा होगा रिसेंट टर्म पे इंडियन पेस बॉलर है बुमराह, ही सफर्ड फ्रॉम अ लोअर बैक इंजरी. तो ही वाज आउट फॉर एक्शन लाइक फॉर 1 साल के लिए. काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट डाले कि इतना लंबा रिहैब, 1 साल हो गया और ही इज़ नॉट प्लेइंग. सो मेडिकली स्पीकिंग उन्होंने काफ़ी अच्छा किया कि वो कंप्लीट रिहैब करके देन ही प्लेड a small set of game, like a कम ड्यूरेशन का ओवर के गेम, प्रैक्टिस मैचेस. देन ही ग्रेजुअली ही प्रोग्रेस टू फुल फ्लेज क्रिकेट, जो अभी वो खेल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल का. अगर वो इनिशियली 4 या 6 महीना रिहैब करके टेस्ट मैच खेलने आ जाते तो हो सकता है वो कैरियर एंडिंग भी हो जाता उनके लिए. एग्जैक्टली. तो ये जो है ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी होती है. बट कई बार क्या होता है ना, हम बहुत सारे ओलंपियंस की कहानी देख लेते हैं कि उन्होंने 6 महीने के रिहैब को 1 महीने में कंप्लीट किया, उसके बाद गोल्ड मेडल ले आए, उसके बाद ये वाला मेडल ले आए. तो उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम भी कर सकते हैं. रिहैब इज जस्ट अ प्रोसेस जिसको हम शॉर्टकट तरीके से भी काम चला सकते हैं. आई वुड से एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. अगर आप उसके लिए भी देखोगे तो ऋषभ पंत की इंजरी हुई थी रिसेंटली. सो आई रेड इट समवेयर कि उसको 12 महीने के लिए रिहैब बोला गया था. सो ही समहाउ कंप्लीटेड इट इन 6-7 months और फिर उनने खेलना चालू कर दिया. तो जस्ट बिकॉज ही कैन डू इट और हाँ उनकी बॉडी ने वैसा रिस्पॉन्ड किया, तो मैं तो नहीं बोल सकता कि अगर मेरा ACL टीयर होगा तो मैं ऋषभ पंत जैसे 6 महीने बाद विकेट कीपिंग कर लूंगा. तो हर किसी की बॉडी भी अलग है. एंड
the kind of exercise you are doing, that also matters. ACL टीयर की आपने भी बात करी, इतनी कॉमन क्यों हो गई? ACL tear basically ACL जो ligament है, it acts like a door stopper. जब आपकी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट इंजरी होती है, हाई वेलोसिटी इंजरी होती है, एंड सडनली लेट्स से अगर एक मूविंग वेलोसिटी में हाई मोमेंटम में कोई चीज़ भाग रही है एंड सडनली स्टॉप्स, सो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लिगामेंट टूट जाए. तो अगेन अगर ये प्रोसेस मल्टीपल स्पोर्ट्स या फिर जो मैंने बताया आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर्स में ट्रेंड चला हुआ है कि एक दिन खेल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में बहुत कॉमनली होने के चांसेस हैं. एंड अगेन न्यूट्रिशन, कमिंग बैक टू द ग्राउंड पॉइंट की, वही न्यूट्रिशन अगर आपका प्रॉपर नहीं है, इवन लिगामेंट लेवल तक अगर उसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वी आर मोर प्रोन टू इट. अगर किसी इंसान को लिगामेंट इंजरीज हैं तो एक्सरसाइज करते हुए उसको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? ही शुड ग्रेजुअली प्रोग्रेस, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आपको लिगामेंट इंजरी हुई है तो डेफिनेटली योर डॉक्टर विल सजेस्ट हाउ योर रिहैब शुड बी. इनिशियली आपको यू आर नॉट सपोज टू डू फुल फ्लेज एक्सरसाइज, क्लोज चेन एक्सरसाइजेज होती हैं जो इनिशियली सजेस्ट की जाती हैं. फिर उसके बाद ग्रेजुअली, इनिशियली तो हम उन्हें पाँव पे चलने के लिए भी एडवाइस नहीं करते. यस, तो हम उनको पूरा वेट देने के लिए भी नहीं बोलते. ग्रेजुअली हम उन्हें वेट देने के लिए बोलते, क्योंकि आप जब वो रिपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली यू आर रिपेयरिंग इट विद अ डिफरेंट ग्राफ्ट. मतलब जो चीज़ टूट चुकी है दैट वाज नेचुरल, नाउ यू आर टेकिंग अ ग्राफ्ट, यू आर क्रिएटिंग अ टनल एंड यू आर प्लेसिंग अ ग्राफ्ट इन दैट टनल. तो वो जो चीज़ आपने प्लेस की है वो उस काम के लिए नहीं बनी है. तो ऑब्वियसली जब तक वो पर्टिकुलर ग्राफ्ट वो स्ट्रेंथ अटेन नहीं कर लेता जो आपके नेचुरल पार्ट में था, तब तक वो एक्टिविटी का आपको लेवल नहीं आएगा. ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको ग्रेजुअली रिहैब करके उसकी स्ट्रेंथनिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट टू इन अ स्टेप वाइज प्रोसेस, इन अ सिस्टमेटिक मैनर. सो दैट्स इम्पॉर्टेंट. वार्म अप का या कूल डाउन का कितना अहम रोल है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है? वार्म अप एंड कूल डाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप वार्म अप प्रॉपर नहीं कर रहे, यू आर प्रोन टू इंजरीज. अगर आप कूल डाउन प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली यू बॉडी इज कम्प्लीटली स्टिफ. आपने 2 घंटा जिम किया, आपने स्ट्रेचिंग प्रॉपरली नहीं की, तो आप नेक्स्ट डे भी यू विल फील लेथार्जिक, आपकी पूरी बॉडी जो है स्टिफनेस फील होगी. सो ऑब्वियसली अगर आप इफ यू आर अकस्टम्ड टू जिमिंग और आप जिम जाते हैं, तो अच्छे ट्रेनर्स दे विल ऑलवेज टेल यू आप जिस भी पार्ट को कंसंट्रेट करके एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका कूल ऑफ तो रहता ही है, अच्छा, बहुत अच्छे से रहता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो वो आपका अगला दिन भी इम्पैक्ट करता है और इसी वजह से फिर हम नेक्स्ट डे जिम नहीं जाते. ओके, प्री वर्कआउट हर इंसान कर लेता है जिम जाने से पहले कि भाई ठीक है प्री वर्कआउट एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत नॉर्मल वार्म अप कर लेता है. लेकिन जिम से एक्सरसाइज खत्म होने के बाद हम लोगों को लगता है कि बस खत्म करके घर चलता है. तो क्या बेसिक 1-2 एक्सरसाइज आप बता सकते हैं कि ये तो बेयर मिनिमम आपको करना है, या फिर वो भी डिपेंड करता है कि चेस्ट के लिए अलग होगी, बाइसेप्स के लिए? एग्जैक्टली, अगर आप जिस पार्ट को टारगेट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं दे आर स्पेसिफिक फॉर एवरीथिंग. जनरली जो हम वार्म अप में करते हैं, लेग स्विंग्स करते हैं, शोल्डर रोटेशंस करते हैं, दीज आर लाइक वेरी बेसिक एक्सरसाइजेस जो कराई जाती हैं. एंड अगेन प्री वर्कआउट जो हमने कंसिडर किया एक टॉपिक, तो प्री वर्कआउट इज समथिंग विच शुड बी वेरी वी शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट इट, क्योंकि आजकल अगेन जेनजीज दे आर वेरी कीन टू डू एवरीथिंग वेरी फास्ट. तो फिर उसमें ये भी होता है कि देयर आर चांसेस कि आपने एक्सेसिव इनटेक लिया है. अब रिसेंटली देयर वाज एन आर्टिकल कि लोग जो है प्री वर्कआउट दे आर नॉट मिक्सिंग इट अप डायरेक्टली, जो हम पंजाबी में बोलते हैं कि फक्की मार ली है. एग्जैक्टली, हाँ, तो उनने डायरेक्टली फक्की मार ली है. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा जा रहा है बॉडी में. एग्जैक्टली, एंड समटाइम्स इट कैन इवन लीड टू, इन यंग इंडिविजुअल्स ऐसे केसेस आए हैं जिनको हार्ट अटैक आया है ड्यू टू दिस. सो स्पिनिंग क्लासेस हैं जहाँ पे पिलाटेस हो गए, एरोबिक्स हो गए, इन सब जगहों पे रेजिस्टेंस बैंड यूज़ कर रहे हैं. मसल ब्रेक डाउन टू दैट एक्सटेंट हो रहा है कि उसकी वजह से पूरा का पूरा बॉडी में जो है प्रोटीन डिकम्पोज हो रहा है, और देन जो रेप्डोमायोलाइसिस बोलते हैं मसल ब्रेक डाउन हो रहा है. ठीक है, तो वो इट इज़ लीडिंग टू अ क्रिटिकल कंडीशन. फिर उसके बाद हॉट योगा which is, तो लोगों का बहुत मिथ है कि पंखा बंद करके जिम करेंगे एंड देन जो है पसीना निकलेगा तो बहुत जल्दी जो है वजन कम, ऐसा कुछ होता नहीं है. इट ओनली लीड्स टू डिहाइड्रेशन. फिर डिहाइड्रेशन हो रहा है, अगेन आपकी मसल क्रैम्प आउट कर रही है, मसल ब्रेक डाउन हो रही है, एंड देन अगेन योर बॉडी इज रिलीजिंग टॉक्सिन्स व्हिच इज डेट्रीमेंटल फॉर योर हेल्थ.
तो उस कहीं से भी आप अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो इन सब चीज़ों में, बेसिकली यू आर हार्मिंग योरसेल्फ। हमें तो लगता है कि हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो अपने आप को हेल्दी रख रहे हैं। हाँ, मतलब कुछ कुछ चीज़ें सही हैं इफ़ यू डू इट इन लाइक इन मॉडरेट कंसंट्रेशन, ठीक है। ठीक है, जब ज़्यादा हो जब जाता है extreme तो प्रॉब्लम आ प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। एथलीट्स को सेफली स्पोर्ट में कम बैक अगर कराना है तो आप एज अ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर किस तरीके से उसकी हेल्प? अगर स्पोर्ट्स इंजरी है, लेट्स से एटलीस्ट मोस्टली स्पोर्ट्स इंजरी है, देन वी जस्ट सजेस्ट देम कि आप जो बेसिक आपका जिस भी पार्ट के लिए दे हैव गॉन अंडर सर्जरी फॉर दैट पर्टिकुलर पोर्शन, उसके लिए हम एक रिहैब सजेस्ट करते हैं। वी सजेस्ट ग्रेडेड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। उसके बाद वी सजेस्ट देम कि हाई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में एथलीट्स को किस तरीके से वापस आना चाहिए। सो बेसिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ वो कैसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम उनको क्या क्या एक्सरसाइज सिखा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द कंसर्न इंजरी, और वो कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ दैट। जिम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं कोशिश करूंगा 3-4 क्वेश्चन जिम से रिलेटेड भी हम लोग पूछ लें। Sure. जिम में आपने जो दैट फक्की मारने वाली बात बोली है ना, लाइक मैंने कई सारे लोगों को जिम में देखा है कि वो प्री वर्कआउट में कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं, कैफीन। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कॉफ़ी का पैकेट लिया, डाला और पानी पिया और खाता। हाँ ये प्रॉब्लमैटिक है। हाँ, एग्जैक्टली, यू शुड नॉट बी डूइंग इट, क्योंकि ये सारी चीज़ें इट्स गिविंग यू एन इंस्टेंट बूस्ट। तो हर चीज़ का एक बेसिक मैकेनिज्म है ना। कुछ चीज़ें करते हैं तो हम करते हैं। अब बचपन से हमें सिखाया गया है कि सुबह उठ के ब्रश करना है, तो हम करते हैं। जब बड़े होने लगते हैं तब हमें पता होता है कि ब्रश करने के क्या फायदे, नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली अब हम कॉफ़ी अगर ले रहे हैं तो कॉफ़ी हमको लेना है तो इट शुड बी डाइल्यूटेड, ताकि हमारी बॉडी में डाइल्यूटेड फॉर्म जाए रादर देन द कंसंट्रेटेड फॉर्म व्हिच गिव्स यू अ हिट। वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि सडनली समटाइम्स वो हिट इतना सीवियर हो सकता है कि इट कैन इफेक्ट योर हार्ट। तो देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे एक्सेसिव क्वांटिटी में आपने, ऑब्वियसली अगर आपने सुबह से 4 कप कॉफ़ी पी रखी है, मैंने 3 रेड बुल पी रखी हूँ और मैं फिर फक्की मार रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं रश पे ही हूँ, मेरी बॉडी इज ऑलरेडी एट हाई स्टेट और मैं उसको और ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा हूँ। तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लाइक अ बैरियर कि उससे ज़्यादा जब हार्ट स्टिमुलेशन होता है तो वो हार्ट एक्टिविटी को भी इफेक्ट करता है। तो यू शुड नॉट बी डूइंग इट। ऐसा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, आपने जिम में ऐसी सबसे गंदी एक्सरसाइज कौन सी देखी है जो इंसान को इमीडिएटली छोड़ देनी चाहिए कि ये आप मत करो? डेडलिफ्ट्स। तो कंटेंट नहीं बनेगा ना अगर नहीं। डेडलिफ्ट, अगर जिम में लोग डेडलिफ्ट करना बंद कर दें तो 40% प्रैक्टिस ऑर्थोपेडिक्स की कम हो जाएगी, मुझे लगता है, मोर देन दैट आल्सो। वो तो प्रॉब्लमैटिक हो गया। So it's like a bread and butter for orthopedicians, क्योंकि डेडलिफ्ट करते हैं, डेडलिफ्ट करने के बाद डिस्क प्रॉब्लम होती है, डिस्क प्रॉब्लम होने के बाद अगेन दे स्टार्ट टू फील पेन फ्रॉम लोअर बैक टू फुट रीजन। ऐसा तो है नहीं कि डेडलिफ्ट नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आई थिंक फिर भी बॉडी बहुत अच्छी बन सकती है। हाँ, आप अगर आप डेडलिफ्ट भी कर रहे हैं तो अगेन यू कैन डू इट। अगेन जब आप देखते हैं, आप हाई लेवल एथलीट्स हैं, अब जैसे विराट कोहली को हम देखते हैं वो करते हैं, तो उसका लेकिन प्रॉपर पॉस्चर है, प्रॉपर फॉर्म है, करेक्ट फॉर्म, करेक्ट पॉस्चर एंड करेक्ट प्रिकॉशन, दीज 3 थिंग्स यू शुड ऑलवेज फॉलो। आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, आप प्रॉपर बैक सपोर्ट लेके कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको कोई इशू नहीं होगा। तो जैसे जर्क करते हैं तो उसके लिए भी जब वो उठाते हैं तो उसमें भी क्लीन जग उठोता है ना। अगर आप उसको बेसिकली जग को में ऐसे प्रोसेस से करो जिसमें आपका पोस्चर जो है ख़राब है, या यू आर मूविंग व्हाइल डूइंग इट, योर बेस इज़ नॉट स्टेबल, तो आप इंजरी प्रोन तो हुई। दैट्स ट्रू। अच्छा, आजकल ना जिम में मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, हर इंसान को बहुत टाइट आउटफिट पहनने का शौक हो गया ना। एटलीस्ट अपर में तो बहुत टाइट हमें कपड़े चाहिए। तो क्या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होने के नाते आपको लगता है कि ये प्रॉब्लमैटिक है, या फिर डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, आपको जो पहनना पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? I don't think orthopedically it is related, but I feel कि you should wear comfortable clothes. That's true, yes. Because it's breathable. आप sweat कर रहे हैं, your body should get space. कि आप ये नहीं होना चाहिए कि आपने जितने जिम की एक्सरसाइज की है उससे ज़्यादा आप पसीना सिर्फ अपने कपड़ों की वजह से बाहर हैं। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से आप डिहाइड्रेट हो गए, तो आप जितना, लेट्स से आपका अगर गोल 400 कैलोरी बर्न करने का है तो यू विल समहाउ लैंड 200 कैलोरीज एंड उसके बाद आपका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट डे। तो इस तरीके से आई गेस कंफर्टेबल होने चाहिए, एंड यू शुड डू लिमिटेड अमाउंट ऑफ सेट्स जो आपकी बॉडी अलाउ करती हो। ठीक है, दोनों चीज़ें जो है ज़रूरी हैं। अगर किसी इंसान ने जिम ज्वाइन किया,
स्टार्टिंग में हल्का फुल्का पेन रहता है और हम कहते हैं कि बड़ा सॉफ्ट सा पेन है ना, बड़ा गुड पेन है। कैसे उस इंसान को पता चले कि अगर पेन बहुत एक्सट्रीम लेवल का है तो अब मुझे एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए? जनरली जब पेन बहुत एक्सक्रूशिएट, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पेन। अगर एक हम बोलते हैं मसल पेन और एक होता है बोन पेन। तो अगर डल एकिंग पेन है, यानी कि मीठा दर्द जो हम हिंदी में कहते हाँ हैं, जी, मीठा मीठा सा जो दर्द होता है वो जनरली मसल से होता है। ठीक है। और जो तीखा तीखा सा दर्द होता है वो हड्डी टूटने से, हड्डी क्रैक होने से होता है। अदर देन दैट, अगर कोई सीवियर मसल इंजरी या लिगामेंट इंजरी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब वो मूवमेंट करेंगे तो वो चीज़ें हैम्पर हो जाएंगी। ठीक है। तो वो तो पेशेंट को भी समझ में आ जाता है। एंड देन जो जिम करते हैं एंड व्हेन दे डू इट और उन गलत पोस्चर या गलत फॉर्म से वो कुछ करते हैं और कुछ टूटता है, तो दे आर द फर्स्ट पर्सन वो अवेयर अबाउट इट, क्योंकि उनको आवाज़ आती है। वो आके बोलते हैं डॉक्टर साहब टक से आवाज़ आई और उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है, कंधा नहीं उठ रहा है, उतर गया है, हाथ नहीं मुड़ रहा है, लेट्स से जहाँ अभी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये सब सुनने में तो आता है, ये कॉमन है। आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते होंगे ना, कई बार आप दिल्ली साइड में जाओगे, एनसीआर में जाओगे, बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट लगे होते हैं, पहलवान जी हैं और दुनिया भर के। बतीस्ता। हाँ, यस 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 यस, द क्वैक्स आई वुड से। तो ये कुछ करते हैं या फिर आपकी प्रॉब्लम और बढ़ा देते हैं? सी क्वैक्स तो मैंने पहले भी मेरे जो भी इंटरव्यूज हुए उसमें मैंने हमेशा बोला है कि अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं एंड यू हैव द कैपेसिटी कि आप पैसे खर्च कर सकते हैं, ठीक है, और आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप वो चीज़ खरीदें ना, या वो चीज़ खरीदेंगे। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और मैं BMW खरीद सकता हूँ, तो मैं अल्टो तो नहीं खरीदूंगा। तो एग्जैक्टली इट्स द सेम वे। अगर मेरे पास पैसे हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इवन पढ़े लिखे लोग भी वो ये सोचते हैं कि कन्वीनियंट है, बाजू की गली में बैठा है, बिकॉज ही हैज़ नो क्लू कि वो क्या कर रहा है। 20 साल से यहीं पे काम कर रहे हैं। तो उनका एक ऑरा है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर वो प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो ऐसे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में कर रहे हैं, 20 रुपये 30 रुपये से उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, कि ऑब्वियसली नो डॉक्टर कैन मैच अप। और फिर उन सब चीज़ों की वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। बट इवेंचुअली मैंने देखा है कि पीपल एंड अप स्पेंडिंग मोर जब वो कोवैक्स के साथ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एग्जैक्टली। इनिशियली तो उनको वो ल्योरिन कर देते हैं ये बोल के कि 20 रुपये 30 रुपये, और उसके बाद फिर वो, मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो प्लास्टर लगा रहे हैं तो उस पर अंडे के छिलके हैं। हाँ, टूटे हुए अंडे के छिलके हैं, फिर हल्दी डली हुई है, फिर 3-4 फट्टे लगा के जो है लकड़ी के इसको बांध दिया है। ओके। और फनी चीज़ें भी होती हैं। मैंने एक पेशेंट देखा जिसके जो है शोल्डर में इंजरी थी, तो उसको जो है उसने पूरा सरकमफ्रेंशियली ऐसे ऐसे मम्मी जैसे बांध दिया। वो आया 1 महीने का, दोनों शोल्डर स्टिफ होके, ऐसा लग रहा है जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं कि इन कॉमिक फिल्म्स की ऐसा हो रहा है। तो ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं और वो बताते हैं कि हमें बोला था। अब क्लैविकल फ्रैक्चर के लिए ऐसे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक किसी को मम्मी जैसे बांध दिया आपने, तो ऑब्वियसली उससे कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं आने वाला है। यस, जो और डैमेज होना था वो तो हो गया, वो ज़रूर हो गया। और फिर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो बहुत, दोज कॉम्प्लिकेशंस आर रियली हॉरेंडस। वो तो फिर बहुत ही हाई लेवल, नेक्स्ट लेवल है जो वो करके देते हैं। जब वो उनसे नहीं संभलता, देन दे टेल देयर पेशेंट्स कि अब आप आगे चले जाओ, अब हमने खराब कर दिया है, अब आप आगे चले जाओ। आते होंगे आपके पास काफ़ी सारे? बहुत सारे आते हैं, इट्स वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। और वो तो कहते हैं हमारी फॉरेन में ब्रांचेस खुल गई हैं अब। हाँ, तो अगर मैं नजफगढ़ में रहता हूँ तो पश्चिम बिहार भी मेरे लिए फॉरेन ब्रांच है। इट्स लाइक दैट। ओके, परफेक्ट। अब हम बात करते हैं विमेंस की बोन हेल्थ को लेकर। क्या कुछ आपने जेंडर स्पेसिफिक चीज़ें भी देखी है कि मेल में प्रॉब्लम्स अलग हैं, फीमेल में प्रॉब्लम अलग है? या एग्जैक्टली, मुझे ऐसा लगता है बोन हेल्थ इश्यूज ज़्यादातर फीमेल्स में दे आर मोर प्रोन, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से दे आर मोर प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि उनका एस्ट्रोजन लेवल इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, बोन लॉस होता है। ठीक है। और उसके बाद उनका जो एक बेसिकली डेली रूटीन है जी, उसमें दे डोंट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो ये सारी चीज़ें जो है कंट्रीब्यूट करती हैं, जिसकी वजह से जो फीमेल्स हैं जनरली, हम जैसे हमारी प्रैक्टिस में भी देखते हैं, हम रिप्लेसमेंट्स जो करते हैं, नी रिप्लेसमेंट्स, तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स आर फीमेल्स। और दूसरा सबसे मेजर फैक्टर है कि वेट। सो ओबेसिटी इज लाइक अ वेरी मेजर फैक्टर, इट हैज़ अ मेजर रोल
जो हम रिप्लेसमेंट्स करते हैं उसमें भी, क्योंकि वो ओबीस हैं, उनका जॉइंट लोडेड है, अगेन ऑस्टियोपोरोसिस है, जोड़ खराब हो रहे हैं, तो दे एंड अप कुछ इग्नोरेंस भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किस एज के वुमेन को बोन डेंसिटी को लेकर ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, यानी उनको बहुत कॉशियस हो जाना चाहिए कि हाँ इस पे ध्यान रखने की? I would say 45 says though you should be very very like the critically conscious about your bone health, ठीक है। because around 50 somewhat around 45 to 50 आप अपना मेनोपॉजल वाला फेज हिट करते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको जनरली वे यू अराउंड दैट पीरियड यू शुड बी वेरी कॉन्शियस, और आपका एक बेसिक D3 कैल्शियम चेकअप तो होना ही चाहिए आई गेस ईयरली बेसिस पे, सो दैट यू नो कि आपकी बोन हेल्थ क्या है। एंड अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू आर इन दैट एज ग्रुप 45-50 एंड सो ऑन, तो फिर आपका डेक्सा स्कैन या बोन स्कैन जो हम बोलते ठीक है। हैं वो होना चाहिए, सो दैट यू नो कि आपकी बोन स्ट्रेंथ कैसी है, इज इट इन द राइट रेंज ऑफ स्ट्रेंथ और नॉट, तो वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो मैं साइंस में जाते हैं कि कैल्शियम और आपने विटामिन डी की बात करी, स्पेसिफिकली D3 की भी बात करी, जब ये जाता है बॉडी में तो रिएक्ट कैसे करता है, कैसे हमारी बोन को हेल्दी बनाता है? सो कैल्शियम, अगर हम खाली कैल्शियम खा रहे हैं, जैसे मैंने इनिशियली हमारे डिस्कशन में बोला, कैल्शियम और D3 भाई भाई है या भाई बहन है, वॉट एवर सूट्स, तो उसमें जो कैल्शियम है वो तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक D3 नहीं होगा। इन द ऑप्टिमम प्रेजेंस ऑफ D3 ओनली कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, तो D3 इज अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट, उसके बिना आप कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम इनटेक नहीं होगी तो बोन स्ट्रेंथन आउट नहीं होगी, सो इट्स वेरी सिंपल। तो ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म है। बोन लॉस में मेनोपॉज क्या रोल प्ले करता है, कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? बोन लॉस में बेसिकली आप अगर मेनोपॉजल एज ग्रुप में है या पोस्ट मेनोपॉज आपका स्टेटस है, तो आपकी बोन ऑस्टियोपोरोसिस एंड यानी कि वीकनिंग एंड देन उससे फर्दर वीकनिंग यानी ऑस्टियोपीनिया तक हिट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद देयर इज पूरी बॉडी में आपको एक जनरलाइज पेन रह सकता है, देन वी से पॉलीआर्थ्रालजिया यानी पूरे जोड़ों में दर्द हो गया, मरीजों की लैंग्वेज में बोला जाए तो हर जोड़ में दर्द है, मीठा मीठा दर्द है, पूरे समय दर्द है, पिन पॉइंट पेन नहीं रहता, जनरलाइज पेन रहता है। ठीक है। और उसके बाद एक सडन डिस्कम्फर्ट, इवन D3 लॉस से, मतलब D3 के डिफिशिएंसी से हेयर लॉस एंड ऑल दीज फैक्टर्स आर आल्सो देयर। तो ये पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है, ये दोनों कंपोनेंट्स के प्रेजेंस और एब्सेंस से बहुत इफेक्ट होता है। ठीक है। तो इट्स वेरी एसेंशियल कि आप अगर इस रेंज में है तो यू टेक प्रॉपर सप्लीमेंट्स। एंड नाउ आर देस, अब आप तो टेरिपेराटाइड्स भी आने लगे हैं सप्लीमेंट्स जो हम दे सकते हैं, तो इट रियली हेल्प्स। अगर आप इफ यू कम इन दैट रेंज कि आप ऑस्टियोपोरोटिक हैं या ऑस्टियोपेनिक है, ठीक है, तो इट रियली हेल्प्स। मैंने D3 के सेशे पे एक बार और कॉन्वर्सेशन करी थी, मैं आपसे भी चाहूँगा इस बारे में जानना कि बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि वीक में 2 बार विटामिन D3 के सेशे ज़रूर लेने चाहिए। एज अ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आपकी क्या सलाह है कि किस तरीके से हम D3 को कंज्यूम करें? ये वही बात है कि जो लोग बोलते हैं कि 2 ग्लास अगर मैंने दारू पी है तो कम नशा चढ़ेगा और कम दर्द देगा, या जो है इट्स लाइक दैट। D3 का भी इट्स वेरी सिंपल, हमारी बॉडी की रिक्वायर्ड डेली अमाउंट है जिसमें हमें उतना कंपोनेंट चाहिए फॉर आवर बॉडी टू वर्क नॉर्मली। ठीक है। तो 60,000 जो है यूनिट जनरली हम वी एडवाइस की वीकली होनी चाहिए। तो इफ इट इज इन दैट रेंज इट्स ओके। अगर उससे ज़्यादा आप दे रहे हो तो ऑब्वियसली इट्स ऑफ नो यूज, वो हार्म ही करती हैं। एक्सेसिव कैल्शियम डिपॉजिट होता है, वो किडनी स्टोन्स फॉर्म कर सकता है। ठीक है। सो ये सब चीज़ें होती है, जनरली लोगों को नहीं पता होती, वो ताकत की गोली करके खा लेते हैं, क्योंकि बतीस्ता जो या क्वैक्स होते हैं सो कॉल्ड, वो ये सब भी प्रिस्क्राइब करते हैं साइड बाई साइड। अच्छा, ओके। कि आप 8 महीने कैल्शियम खाओ, देखो बढ़िया हो जाएगा। Oh my God. तो ये सारी चीज़ें, दीज थिंग्स हैपन वेरी कॉमनली। तो यानी कि इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए। विमेन के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है, जो कि आज के विमेन बहुत इग्नोर कर रही है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर हम बहुत ही कॉमन एग्जांपल ले कि घुटनों का अर्थराइटिस या घुटनों के जोड़ों में जो दर्द है, ठीक है, अगर हम प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जैसे अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पाँव की जो मांसपेशी है, द मसल्स विच गेट अटैच टू द नी की साइड की बोन, अगर हम उस पर्टिकुलर एरिया की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर जॉइंट स्पेस ऑल्सो। ठीक है। तो वो अर्थराइटिस में जल्दी लैंड नहीं करेगा। रेदर देन अगर हम बिल्कुल खाली बैठे हैं, हम जैसे अगर सपोजिंगली क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ ही हमारी बहुत लो है, ठीक है, क्वाड्रिसेप इज वन मसल जो हमारी नी में अटैच होती है नीचे आके, तो अगर वो मसल भी हमने स्ट्रेंथन नहीं है, वीक है, तो पेशेंट्स होते हैं जिनको
एंड स्टेज अर्थराइटिस होता है, तो व्हेन यू चेक कि उनकी मसल स्ट्रेंथ कैसी है, इट्स वेरी लो। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देते हैं, सारी चीज़ें मिला के ही बेड़ा गर्क होता है, ठीक है, ऐसे एक चीज़ से नहीं होता। ओके, सारी चीजें रोल प्ले करती हैं अपना। बिल्कुल। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करता है, दो वुमेन है, एक वर्किंग वुमेन है जो 9 to 5 वर्क करती है, सेकेंडली एक हाउसवाइफ है। उन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, हल्के फुल्के एक्सरसाइज दोनों करती हैं, लेकिन किसकी बोन ज्यादा खराब होगी आपके हिसाब से? सी इट डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी लेवल। एग्री, ठीक है। अगर वर्किंग वुमेन है अगेन एंड देन शी हैज अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो फिर वही बात है कि उनकी मसल एक्टिविटी, बोन लोडिंग, ये सब बहुत लो है। और अगर लेट्स से हाउसवाइफ है लेकिन उसकी रूटीन में सुबह उठ के ब्रिस्क वॉकिंग है, शी इज रनिंग फॉर लाइक 2.5 किलोमीटर, भाग नहीं रही तो तेज तेज चलती हैं, वो पार्क में चलती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हैं, तो ऑब्वियसली शी विल हैव अ बेटर बोन हेल्थ। ठीक है। अब भागने से भी लोगों को ऐसा लगता है कि सड़क पे भाग रहे हैं, सो दे थिंक कि मैंने जो है जी, कई आके बोलते हैं मैं तो 5 साल से रोज चलती हूँ और मैं तो सड़क पे रोज 2-2 किलोमीटर चलती हूँ और फिर भी मेरे घुटने खराब हो गए। आप लोग बोलते हो चलने से कुछ नहीं होता, चलने से तो घुटने सही रहते। अगेन देन देयर इज सर्टेन थिंग्स कि आप चल रहे हो तो कहाँ चल रहे हो, ठीक है। सड़क पे चल रहे हो तो ऑब्वियसली आप जहाँ सड़क पे चल रहे हो, इट्स अ टफ सरफेस, सॉलिड सरफेस, उसका जॉइंट रिएक्शन फोर्स होता है। आप वहाँ पे अगर अपना फुट रख रहे हो तो उसका एक रिकॉइल इम्पैक्ट आता है, जिसको हम जॉइंट रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। अब हम डामर वाली सड़क पे अगर भाग रहे हैं और हम एक पार्क में भाग रहे हैं, तो ऑब्वियसली डे एंड नाइट का डिफरेंस है उसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्यूमुलेटिवली बहुत इफेक्ट करती हैं। एक जिम रिलेटेड क्वेश्चन और लेते हैं। मेरे एक फ्रेंड है जो रात को 1:30 बजे जिम जाता है। सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो 1:30 बजे 2 बजे रात को जिम जाते हैं, आई डोंट नो, मे बी शायद आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, हमारी ऑडियंस में से ही कोई हो सकता है। क्या एज अ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है इस चीज़ में? सी आई वुड से कि आइडियल टाइम इज मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम, ठीक है, या अर्ली इवनिंग आर द बेस्ट टाइम जनरली, क्योंकि इसका एक साइंटिफिक आइडियोलॉजी, इफ यू गो बाय द साइंटिफिक आइडियोलॉजी, तो जो भी आप जिम करते हैं तो उसमें हमेशा मसल टूटती है। लेट्स से अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो उसका बेसिक प्रोसेस क्या है? आप जिम जाते हैं, आप वेट उठाते हैं तो आप कुछ मसल फाइबर्स तोड़ते हैं, ठीक है, वो मसल फाइबर तोड़ते हैं, उस मसल फाइबर को रीबिल्ड करते हैं आप एक तरीके से, तो वो एक हाइपरट्रोफिड यानी कि लार्जर फॉर्म में रीबिल्ड हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन दैट यू आर गिविंग टू योर बॉडी। अब आपने न्यूट्रिशन दे दिया, आपने जिम कर लिया। अब थर्ड स्टेप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सारे इंस्ट्रक्टर्स बोलते हैं जिम में, रिकवरी। तो रिकवरी कब होती है? जब आपकी स्लीप प्रॉपर होती है। तो अगर आप रात को 1:30 या 2 बजे जिम कर रहे हो, तो अनलेस एंड अनटिल यू आर लाइक अ फिल्म स्टार और आप सुबह 1-2 बजे उठना, 8 घंटे की नींद अफोर्ड कर सकते हैं, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, अगर आप 2 बजे जिम करके सुबह 6 बजे 7 बजे उठना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी रिकवरी आप हैम्पर कर रहे हो, तो फिर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, एंड देन अगेन यू बिकम प्रोन टू इंजरी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आपकी बोन्स और जॉइंट में अगर मैं इंटीग्रेट करूं साथ में आपकी मेंटल हेल्थ को, क्या इम्पैक्ट आता है? अगर किसी इंसान की मेंटल हेल्थ खराब है, उसके जॉइंट्स पर भी, उसके बोन्स पर भी? हाँ, देयर इज अ सेइंग, you look good, you feel good. It's very common. अगर आप mentally, if you feel कि you are doing good, so you'll stay motivated. आप ऐसे पेशेंट्स भी देखोगे कि उनके 120-130 किलो वेट है, they'll come, बोलेंगे हमें सर्जरी करानी, डॉक्टर्स will tell them कि आप पहले वजन कम करके आइए, then only you will be a suitable candidate even for replacements. But then they are motivated, वो दुबले होके आते हैं बस because they are mentally motivated. ठीक है, अगर at the same time if you feel कि बस आपका acceptance अगर आ गया उस चीज़ को लेके, see there is one thing कि कोई चीज़ हमारे साथ गलत है, there is something wrong with us, and then there is one thing कि उस चीज़ का acceptance है। गलत होना और उसको acknowledge करना, it's a very nice thing, I would say. मुझे पता है कि मैं मोटा हूँ या मैं दुबला हूँ, बट आई टेक प्राउड इन दैट कि मैं मोटा हूँ। हाँ, irrespective of the fact कि मैं प्राउड हूँ या नहीं, वो तो obviously you can't be proud of that because there are 2-3 people who keep on telling you कि ये नाज होने वाली बात तो नहीं है बेटा। But along with that, अगर आपने एक्सेप्ट ही कर लिया, हाँ जी मैं तो मोटा ही हूँ, तो then it becomes a problem. ठीक है, तो वो एक्सेप्टेंस अगर आपका नहीं है, and you are constantly motivated to do things for your body to
serially improve your health status, so it becomes a better thing. एंड वी आर नॉट फैट शेमिंग हियर बिकॉज ऐसे हम कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे. डॉक्टर तरुण, आपकी अगर मैं डेली लाइफ की बात करूं, एक टिपिकल डे आपका क्या है? I wake up somewhere around 7 in the morning. दिस इज नॉट फॉर द पॉडकास्ट, ये रियल वाला बता रहा हूं. हाँ, रियल वाला ही बता रहा हूँ. आई एम नॉट अ अर्ली मॉर्निंग पर्सन. Very good. बट देन अगेन रोजी रोटी वाली बात है. तो आई वेक अप समवेयर अराउंड 7 in the morning. I have my breakfast. फिर उसके बाद आई गो टू मेडिकल कॉलेज. देयर आई हैव I'll attend my patients. I'll come back. जो सर्जरी scheduled, I'll go for that. और जो planned OPD है, I'll do it. And this is like a standard day of mine. It ends up somewhere around 10:30, 11. अगर कभी कभी रात को केस किया है, OPD पहले रखी है, तो it can extend up to 12:31. So it's routine. Obviously, it's somewhere around 12-14 hours daily ठीक है. working. Yeah. इसके अलावा मेंटल हेल्थ, पर्सनल लाइफ, जिम, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें मैनेज हो जाती. या सो मैं उसी कैटेगरी में हूँ जो नहीं करना चाहिए. So after all of this, I come back, I do my gym routine, then I take protein and then I'll sleep. So obviously मेरा recovery position less है. But yes, again, this is something that I like to do, so it's in my routine. But I'm trying to do it. Morning वाले schedule में I'm trying to fit it in, but वो हो नहीं पा रहा मुझसे, since I'm not an early morning person. तो ये है issue. जो भी एस्पिरेंट्स हैं और ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो दैट मैटर ये रील देख रहे हैं, अगर उन्हें एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनना है, दैट टू अ सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, क्या रिकमेंडेशंस रहेंगे आपके? I'll just give a very simple suggestion. It's very boring and it's very troublesome. But जो सबसे अच्छी चीज़ है जो ऑर्थोपेडिक्स के लिए नहीं है, for it's I guess it's universally applied for everything. Consistency and boring routine. Doing it again and again, you'll somehow master that thing. That's true. So I would suggest anybody who wants to be an orthopedician, तो अगर वो orthopedician ही बनना चाहते हैं, that's their aim, तो they're more than welcome. But उनको हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि यही रूटीन है, day in and day out. Consistently you are supposed to do it again and again. Okay. You are supposed to recycle this routine day 1 to day 30 हर month, 365 days a year. तो ये चलता जाना चाहिए. Then only you can attain whatever or achieve whatever you want to in your life. ठीक है. आपके पास कई बार इमरजेंसी केसेस भी आते हो. हाउ डू यू हैंडल दैट? कितना परेशान करते हैं वो केसेस आपको? See, in initial phase में जब आप ट्रेनिंग फेज में होते हो, जब आप इमरजेंसी केसेस फेस करते हो, तो वो थोड़ा आप एक टाइम होता है जब यू आर नॉट एक्लिमेटाइज टू ऑल दिस. तो आपको ये रहता है कि नींद में से आप उठे हो, इमरजेंसी अटेंड कर रहे हो, तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है. नो डाउट वो हर इंसान को लगेगा. इवन व्हेन यू आर लाइक एक्सपीरियंस, तब भी बुरा लगता है एकदम से नींद उठ से उठा के कोई बोले कि आप जाओ और काम करो. बट देन एक टाइम के बाद जब आप काम कंटिन्यूसली करते जाते हो, एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी इट ग्रेजुअली डेवलप्स इनसाइड यू. आपको समझ में आ जाता है कि इट्स एन इमरजेंसी. तो फिर देन यू स्टार्ट टू एंजॉय इट, क्योंकि जब आप इमरजेंसी में कोई चीज़ अटेंड करते हो, देन यू ट्रीट दैट पेशेंट एंड दैट पेशेंट गेट्स वेल. सो दैट्स द मोस्ट प्लीजिंग एस्पेक्ट ऑफ इट. सो देन यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट द प्लीजिंग थिंग्स. तो जब बोलते हैं ना कि कुछ बुरा चल रहा हो तो अच्छी बातों के बारे में सोचो, दैट हेल्प्स यू इन द लॉन्गर रन. सो दैट्स समथिंग दैट यू शुड बी लाइक concentrating more about. डॉक्टर तरुण, if you don't mind, can I just ask your age? अभी कितने एज के है आपकी? अभी I am 35. You're 35. Yeah. अगर मैं बात करूँ आज के जनरेशन की, द टिपिकल जेन ज़ी जनरेशन, आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम कर रही है? क्या इनको प्रॉब्लम हो रही है? Again, I just feel कि Gen Z generation is really nice. I have nothing against Gen Z. It's just कि the same thing. They want everything at a very fast pace. Space. So That too with shortcuts. Yeah. और आई गेस ये बहुत कॉमन है. मैं भी जब आई वॉज समवेयर आई वॉज इन देयर एज ग्रुप, तो आई ऑल्सो यूज टू फील कि यार मेरा भी चीज़ें इट शुड हैपन एट अ सर्टन पेस. ठीक है. पर वो होती नहीं थी. ऑब्वियसली आज जब आप बड़े होते हो तो वो मेच्योरिटी तब आती है. Exactly, yes. तो कंसिस्टेंसी एंड देन जस्ट डूइंग इट अगेन एंड अगेन, दैट इज, एंड जस्ट थिंकिंग अबाउट
not thinking about the results, just thinking about the variables which will lead you towards the result. वेरी गुड आंसर. So that's the thing that you should be more concerned about. तो वही बात आ जाती है कि हमें कंसिस्टेंट रहना है और डिसिप्लिन रहना है अपने काम को लेके, तो सारी चीज़ें वर्क कर जाएंगी. अभी हम बात करते हैं आपके सबसे डिफिकल्ट सर्जरी के बारे में. ओटी में ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा कि आपको लगा कि यस ये सबसे टफ डे था? It was somewhat a very new experience for me जब मैंने initially first time scoliosis की surgery होती है. Okay. So it's like a very extensive surgery of spine. ठीक है. So अगर हम एकदम देसी भाषा में कहें तो पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी ही खोल के रख देते हैं. Oh my God. So it's like the entire spine of yours is visible. Oh, more like 80-90%, 70% of spine. So that was something, it's very challenging. And it generally the runtime of that surgery is somewhere around 10-12 hours. So वो थी एक जो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जो मैंने वेब सीरीज में देखी थी और फील आता था वैसा फील आता है. तो दैट्स अबाउट. मैंने बहुत सारे डॉक्टर से पॉडकास्ट किया और वो ये कहते हैं कि हम ओटी में कभी किशोर कुमार सुनते हैं, कभी मेहंदी हसन साहब को सुनते हैं. आपके हिसाब से ये चीज़ सही है और आप क्या सुनते हैं? मैं इतना लकी नहीं था सिंस आई एम बिट यंग इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग माय ओन प्लेलिस्ट. ठीक है. तो जनरली जब इनिशियल फेज में होता था आप वही सुनते हो जो आपका सीनियर सुनता है. Your consultants or senior consultants, and when you reach the consultant level, तो obviously जो आपको songs पसंद है. Generally OT में slow tracks, I like slow tracks. तो for example any sort of tracks जहाँ पे थोड़ा slow tune हो, जैसे जिसमें ज़्यादा धूम धड़ाका टाइप्स ना हो, ताकि कंसंट्रेशन जो है सही रहे. पेशेंट कई लोग होते हैं उन्हें वो भी अच्छा लगता है, बट मेरे लिए आई डोंट थिंक दैट वर्क्स. मुझे थोड़ा सा जेनरिक लव सॉन्ग्स भी आई वर्क फॉर मी. मुझे सही लगते हैं वो. मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि अ डॉक्टर हैज़ टू बी क्रिएटिव एज वेल. कई बार सर्जरी के टाइम पे क्या आपको लगा कि यार कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने के बाद चीज़ें बहुत अच्छी हो गई? हाँ, यू हैव टू बी क्रिएटिव. ऑब्वियसली इट्स लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब. आपने जैसे ही इंसिजन दिया, समय शुरू हो चुका है, इट्स ब्लीडिंग, आपको you are supposed to complete that particular procedure in a stipulated timeline. अगर उस समय आपने खोला, बेसिकली जो हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि आपने वो जगह जॉइंट खोला या वो पर्टिकुलर एरिया खोला और आपने देखा, तो आपको ये समझ में आया कि आप जो प्लान करके गए हैं वो वैसा नहीं है. या यू हैव इमेजिन्ड इट टू बी, लेट्स से अगर हमने सोचा कि, बहुत सिंपल एग्जांपल में दूंगा, हमने सोचा ये हड्डी 3 टुकड़ों में टूटी होगी और हम अंदर जाके देख रहे हैं कि हमने इमेजिन जैसे किया था वो टुकड़े वैसे नहीं है, साइज एंड शेप वाइज, या कोई टुकड़ा बहुत छोटा है, या समटाइम्स हमने 3 सोचा था 5 या 6 निकल गए हैं. तो यू हैव टू बी क्रिएटिव. इट्स लाइक अ पजल, यू हैव टू सॉल्व इट राइट देयर. एंड वंस यू सॉल्व दैट पजल, उसको फिर आप बेसिकली, हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स में कि हम A, B और C पे रखते हैं. तो इफ इट इज़ अ C, इट्स लाइक द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ फ्रैक्चर. ठीक है. तो उसका एक बेसिक कंसेप्ट होता है, इट्स अ वेरी इजी थिंग, कि अगर आपको कुछ समझ में आए तो सबसे पहले आप C को B में कन्वर्ट करो, B को A में कन्वर्ट करो. ओके. सो आपने सबसे कॉम्प्लेक्स से एक सिंपल वर्जन पे पहुंचे आप. ठीक है. फिर उस सिंपल वर्जन से आप सिंपलेस्ट वर्जन पे पहुंचे, एंड देन ऑब्वियसली वो अपने आप इट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. एग्जैक्टली. बट अपने पास ना यहाँ पे, मतलब हम लोगों की लाइफ में मे बी हमारे पास ट्रायल एंड एरर का ऑप्शन है, बट आपके पास वो नहीं होता. हाँ, तो एग्जैक्टली. इन एनी विच वे क्रिएटिव भी होना ज़रूरी है, Yeah. उस टाइमली तरीके से चीज़ों को भी करना है. हैट्स ऑफ टू यू गाइस, सीरियसली. ओके, हाई रिस्क केसेस में टीम कैसे प्रिपेयर करती है? कैन वी जस्ट गो इनटू दैट जोन कि कैसे, मतलब क्या रहता है, पूरा प्रोसेस कैसे रहता है, कितना हेक्टिक रहता है? सो हाई रिस्क केसेस में इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल थिंग्स. सबसे पहले इट स्टार्ट्स आउट विद पेशेंट काउंसलिंग, OPD लेवल पे ही. सो व्हेन यू एग्जामिन द पेशेंट, आप पेशेंट को पहले ही एक्सप्लेन कर देते हैं ठीक है. कि दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर. फिर आप उन्हें ये बताते हैं कि हाई रिस्क का मतलब क्या है एग्जैक्टली. तो जनरली हाई रिस्क में इट कैन एक्सटेंड एनीथिंग अप टू द लेवल ऑफ डेथ ऑन टेबल ऑल्सो. So it becomes a very difficult thing to express all these things to patients, relatives also. किसी को ये बताना कि हम सर्जरी करेंगे, लेकिन क्योंकि वो इतनी हाई रिस्क है, उस पेशेंट की सर्जरी के दौरान जान भी जा सकती है. So it's a very difficult thing. So the part of the process is counseling, which is very important. Then obviously comes the technical aspect of it, जहाँ पे हम complete तरीके से रेडियोलॉजिकल असेसमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट के बेसिस पे एक प्लान फॉर्मेशन करते हैं एज ए टीम, एंड देन वी असाइन
basically अगर it's a like a very big procedure, तो we assign multiple roles to all the team members. Let's say अगर एक team member एक part fix कर रहा है तो at the same time दूसरा बंदा उस part को close कर रहा है. So there are multiple parts and steps of every surgery. So you distribute it likewise. So that वो एक step wise और streamlined और technical fashion में complete हो. ठीक है. So that's how you prepare, you execute it. And then again recovery भी एक वही part है उसका surgery का. So it's like a complete process. Pre-op से counseling के बाद patient से intra-op के बाद recovery तक. ठीक है. So it's a complete process. So you have to plan everything about it. Okay. So it's a teamwork. It's a teamwork. Yeah. और जब सब साथ में काम करते हैं तभी फिर वो process इवन उसकी ड्रेसिंग से लेके पोस्ट ऑपरेटिवली ड्रेसिंग से लेके पोस्ट ऑप केयर से लेके पेशेंट राउंड से लेके सो एवरीथिंग इज अ टीम प्रोसेस. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर इफ द चीफ सर्जन हैज ऑपरेटेड दैट पर्टिकुलर पेशेंट तो वो ही उस पेशेंट से मिलने जाएगा. देयर आर टाइम्स उसकी सेकंड सर्जरी भी हो सकती है. सो जस्ट टू मेक श्योर कि आप ये चीज़ रियलाइज कर रहे हैं कि जो पेशेंट आपने ऑपरेट किया उसके रिलेटिव्स और एंशियस दे कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट कि सर्जरी कैसी हुई, ठीक है, हाउ एवरीथिंग पैन्ड आउट, जैसा आपने प्लान किया था, जैसा आपने उन्हें कमिट किया था वैसा हुआ है कि नहीं हुआ. सो जस्ट अ लिटिल 10-second कन्वर्सेशन वेयर यू टेल देम कि एवरीथिंग वेंट फाइन इज वेरी मच सेटिस्फाइंग फॉर देम. तो वो दैट्स व्हाट दे वांट टू हियर. ट्रू. सो दैट्स द जिस्ट ऑफ इट. वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स में एम्पैथी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्या आपकी कोई पेशेंट की ऐसी स्टोरी है जो आपके दिमाग में रह गई और उसकी लाइफ को सही करके आपको लगा कि येस दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल टू मी? द टाइम व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि वो ज़्यादा याद रह जाती है. तो उस समय एक पेशेंट था जिनको मैंने देखा था तो उनका एंटायर फुट वाज वेरी इन अ वेरी बैड कंडीशन. और इट वाज समवॉट ऐसा था कि उनके पूरे पाँव पे कोई ऑलमोस्ट 60-70% स्किन की लेयर ही नहीं थी. एंड वो बिल्कुल इट यूज टू स्मेल लाइक फाउल. द स्मेल वॉज सो फाउल स्मेलिंग कि मतलब दो मास्क पहन के मुझे उनकी ड्रेसिंग करनी पड़ती थी. एंड आई यूज टू डू ड्रेसिंग ऑफ दैट पेशेंट ऑन डेली बेसिस. तो डायबिटिक फुट था, उनको मेडिकली बोला जाए तो वो एक तरीके से सड़ रहा था उनका पाँव. तब हम तो पोस्ट ग्रेजुएट में थे तो हमें ये भी नहीं समझता था कि हम जो ये रोज कर रहे हैं इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पे वो रिजल्ट्स आएंगे या नहीं आए. ऑब्वियसली ट्रेनिंग फेज में देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू लर्न ग्रेजुअली, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट योर सीनियर टेल यू कि ऐसे ही करो तो रिजल्ट्स आएंगे एंड यू फॉलो इट ब्लाइंडली. तो वो एक टाइम था. तो मेरे ख्याल से उस पेशेंट की जब हम ड्रेसिंग ओपन करते थे तो आधा वार्ड खाली हो जाता था, लोग इधर उधर से चले जाते, इतनी बदबू आती थी. तो उस पेशेंट की मैंने 3 महीने लगातार ड्रेसिंग की, 2-2 3-3 मास्क पहन के, फिर स्प्रे मार के, रूम फ्रेशनर मार के. फिर देयर वाज अ टाइम आफ्टर 7-8 मंथ्स वो पेशेंट ओपीडी में आया था. Oh my God. तो जब आया तो वो सन ग्लासेस वगैरह पहन के आया, टी-शर्ट और प्रॉपर एकदम इन अ वेस्टर्न स्टाइल आया, एकदम चलते फिरते. और उसने मुझसे कहा सर आपने पहचाना? तो मैंने उसे देखा. और मैं तब पीजी था. पीजी बहुत त्रस्त लोग होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं. उनके दिमाग में हमेशा यही एजेंडा रहता है कि अगला काम जल्दी कैसे किया जाए. ठीक है. तो ऑब्वियसली मैं भी उसी फेज में था. उसने आके मुझसे पूछा, मैंने बोला नहीं पहचाना. तब उसने मुझे बताया कि सर मैं आई एम सो एंड सो पेशेंट, आपने ऐसा किया था. और तब मैंने उसका फुट देखा और मैंने उसे देखा था. आई वाज अमेज्ड कि तब मुझे लगा कि यार मैंने कुछ तो आई हैव डन अ वेरी नाइस थिंग. एग्जैक्टली, यस. सो दैट वाज लाइक अ प्राउड मूवमेंट, ऑल्दो इट वाज अ बेसिक थिंग, बट फिर भी मुझे लगता है आई फील प्राउड अबाउट इट टिल नाउ. तो वो मुझे अच्छा लगता है thinking about it. और तब शायद आप जब उसने 3 मंथ आपने ड्रेसिंग की, शायद तब आपको समझ नहीं आया होगा कि क्या होना है. Yeah. लेकिन लेटर होने में रियलाइज होता है. एंड देयर वाज अ सिमिलर केस मेरा बॉय जो था 12-13 साल का था. वो ही यूज्ड टू सेल आई कूल पैचेस जो सिग्नल पे, ट्रैफिक सिग्नल्स पे. और उसको ट्यूबरक्लोसिस था, स्पाइन का टीबी था, मतलब अपनी रीढ़ की हड्डी का. तो वो पैरालाइज था हाफ वे डाउन. हम उसकी भी डेली वार्ड में मिलते. ही वॉज अ वेरी मोटिवेटेड काइंड ऑफ अ किड. बहुत बहुत बढ़िया बच्चा था वो. हम उससे बहुत बात करते क्योंकि वार्ड में पेशेंट्स है तो हम डेली जाते थे तो इंटरेक्शन होता ही था. ठीक है. उसकी सर्जरी हुई थी स्पाइन की. सो ही वॉज पैरालाइज बेसिकली, नीचे का पोर्शन वॉज नॉट वर्किंग. सो आफ्टर 3 months वो चल के आया था हमारे पास. सो दैट मेमोरी इज स्टिल फ्रेश इन माई हेड कि वो जब आया था चल के एंड ही सेड, उसने मुझे एक आई कूल पैच भी दिया एंड ही सेड भैया अब मैं देखो आई एम वॉकिंग अगेन एंड आई एम वेरी हैप्पी, यू गाइज रियली मेड मी वॉक अगेन.
So these are the laurels that you collect throughout the course of your journey. I guess this is the thing. ब्यूटीफुल स्टोरीज, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर से बात करके फिर हमें रियलाइज होता है कि इनकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है और इन्हें अप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है। डॉक्टर तरुण, क्या जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं वो सभी एक तरीके के होते हैं, उनमें भी क्वालिटीज़ बहुत अलग होती है? हाँ, मैं it depends. जेनरिक की भी बात कर रहा हूँ। हाँ, इट डिपेंड्स अगेन, जैसे आपने बोला जेनरिक और ब्रांडेड, तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं कि जेनरिक ही लो या ब्रांडेड ही लो. बहुत सारे डॉक्टर्स अवॉइड कर देते हैं Yeah. डिस्कशन को। So I would suggest कि मैं generally in my practice I can say, I can't say it कि generally applicable है. ठीक है। जेनरिक मेडिसिन में मुझे अभी तक इतना ज़्यादा वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला. इट्स लाइक अ वेरिएबल रिस्पॉन्स, कुछ पेशेंट्स में अच्छा है, कुछ में नहीं है. सो देयर आर सर्टेन ब्रांड्स जिसके हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स लिखते हैं, लेट्स से शलकेल, इट्स लाइक वन ऑफ दोस. तो हम उसमें पेशेंट्स को लिखते हैं, तो इट हैज़ अ नाइस आउटकम, एटलीस्ट एक्सपेक्टेड आउटकम तो है. बेसिकली बड़ी कंपनीज का R&D प्रोसेस एंड उसके बाद जब मार्केट में ड्रग लॉन्च होता है, सो आई गेस इट इज़ अ वेरी सिस्टमेटिक प्रोसेस. सो ऑब्वियसली दे आर चार्जिंग मोर देयर एंड देन देयर लेट्स से पोटेंशियल वाइज एंड आउटकम वाइज इट इज गुड. बट अगर आप बहुत ख़राब क्वालिटी के सप्लीमेंट्स लेते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी, तो आपकी बॉडी ख़राब भी हो सकती है। या इट कैन हार्म यू. एंड देन अगेन आप ख़राब क्वालिटी की सप्लीमेंट ले रहे हो और फिर किस कंडीशन में है. लेट्स से अगर आप सीवियरली ऑस्टियोपेनिक है, यानी कि आपकी हड्डी एकदम ही वो जिसे हम बोलते हैं गई हुई है, तो अगर आपके हालात एकदम गए हुए हैं और आप उसमें गए हुए सप्लीमेंट ले रहे हैं ये सोच के कि ये हेल्प वो हेल्प करेगा, और फिर आप चलते चलते एक बार हल्का सा गिर भी जाते हैं, टिल्ट भी जाते हैं, हल्का सी कोई चीज़ छू भी जाती है, तो उसमें भी फ्रैक्चर्स हो जाते हैं लोगों को. सो बोन इज़ नॉट दैट फ्रेजाइल कि आपने छू दिया, हल्का सा गिर गया, टूट गया, बट इट हैपेंस. लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स खरीदते हुए क्या गलती कर रहे हैं? प्रोटीन सप्लीमेंट्स खरीदते हुए सबसे ज़्यादा गलती ये कर रहे हैं, दे डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन दे वांट. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट. देयर आर वे प्रोटीन्स, then there are isolate proteins. So depending on what kind of body type you have, या आप किस तरीके से अपनी बॉडी को प्रेप अप करना चाहते हो, ठीक है। you should plan those supplements. If you want to bulk up, या फिर हमको lean चाहिए फिजिक, हमको there are supplements जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी है. So along with that आपको क्या चाहिए उस सप्लीमेंट के साथ, that is very important. जस्ट आंखें बंद करके लिया और खा लिया, तो दैट्स नॉट समथिंग दैट्स गोना हेल्प. क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्रांडेड सप्लीमेंट्स लेते हैं अगर हम, तो उनसे ज़्यादा बेहतर होगी चीज़ें, या फिर ब्रांडेड में भी खराब चीज़ें हो जाती हैं? माई फादर यूज टू टेल मी कि वन डे प्रायर टू एग्ज़ाम कि अगर एग्ज़ाम से पहले तैयारी हो गई है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, और अगर नहीं हुई है तो भी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि अगर हो गई है तो अच्छा करके ही आओगे, और अगर नहीं हुई है तो बुरा करके ही आओगे. ओह माय गॉड, ओके. तो इट्स लाइक दैट कि आप जो भी प्रोटीन ले रहे हो या जो भी सप्लीमेंट आप सोच रहे हो, ठीक है, तो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आप कौन सा सप्लीमेंट बेसिकली यू आर गोइंग फॉर इट. आपकी एक रिसर्च प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, और देयर शुड बी अ प्रॉपर ट्रेनर बिहाइंड यू, शुड बी सजेस्टिंग यू, या अ प्रॉपर कंसर्न पर्सन जिसको इसकी नॉलेज हो. ठीक है. सो दैट वेज ओनली. जैसे आइसोप्योर के कंटेंट आते हैं, सो इट्स गुड. People are taking for isolate proteins, it has good results. So depending on what kind of body type and what kind of body prep you are doing, you should take it. ऑर्थोपेडिक फुटवियर्स जो होते हैं या फिर इंसोल्स जो होते हैं, कितने रेलेवेंट है, कितने ज़रूरी आप रिकमेंड करते हैं? Yeah, orthopedic footwear are very important. Flat foot, people with flat foot, जिनकी आर्च सपोर्ट प्रॉपर नहीं है, इन सारे लोगों में हम लोग ऑर्थोपेडिक फुटवेयर रिकमेंड करते हैं. ठीक है. So there are multiple brands right now. जैसे Tainor का है, they have, then there are brands which help patients by making all these footwears. So these are good. उसमें proper support, proper arch support and all, these help in rectifying multiple orthopedic conditions. पोस्टर करेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, एर्गोनॉमिक चेयर के बारे में जो हम पढ़ते हैं, ये यूज़ करती हैं और ये यूज़ करना चाहिए, हेल्प करती हैं? See, by word ergonomic we mean कि जो which makes it naturally feasible. Okay, ठीक है. ठीक है, तो ergonomically good means it is quite similar or it is synonymous to what your body position should be like. If we talk about ergonomic back support chair,
सो उसका कहने का मतलब ये है, या वो हम हिंदी में बोले तो कवि ये कहना चाहते हैं कि वो बैक सपोर्ट नॉर्मल बैक सपोर्ट जैसा हमारी स्पाइन को चाहिए, जी इट प्रोवाइड्स अ सिमिलर बैक सपोर्ट. ठीक है. सो ऑब्वियसली इट इज हेल्पफुल, इट इज गुड. गलत मैट्रेस या ऑफिस की गलत चेयर कितना इम्पैक्ट कर सकती है? आपकी नौकरी जा सकती है गलत चेयर पे आप अगर सो रहे हैं. ठीक है. कमिंग बैक टू सीरियस पॉइंट, यस, पोस्चर खराब हो सकता है. गलत मैट्रेस कैन, जिसमें आप सो रहे हैं तो उसमें आपको स्पाइन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है. क्योंकि देयर इज इशू ऑफ सैगिंग, देन देयर आर मल्टीपल बैक इश्यूज अलोंग विद दैट. जिनकी भी लॉन्ग सिटिंग रहती है उनको किस तरीके की चेयर रिकमेंड करोगे आप? वैसे तो ऑफिस वाले प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन आप अगर पर्सनल लेवल पर रिकमेंड करना चाहें तो? सी एर्गोनॉमिक चेयर्स आर बेस्ट जिनकी लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं, ठीक है. because they provide proper postural support. And again, particular chairs are something जो हर जगह available तो नहीं है. So अगर आप afford कर सकते हैं या आपकी रेंज में है तो obviously you should go for it. ठीक है. क्या स्पोर्ट्स रिकवरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं? Yes, sports recovery products are helpful. Supplements again, coming back to supplements. तो obviously they are building block. तो अगर आपकी बिल्डिंग आप बना रहे हैं, ठीक है, तो ईट और सीमेंट अच्छा लगना जरूरी है, तभी बिरला प्लस की दीवार बनेगी. We are not promoting बिरला प्लस. Yes. ठीक है. बाकी ब्रांड्स भी शायद आप कंसीडर कर सकते हो. अब थोड़ा सा शूज पे बात कर लेते हैं. लोग शूज खरीदते वक्त क्या क्या गलती करते हैं? शूज पे जनरली जब लोग खरीदते हैं, इफ आई टॉक अबाउट यू, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप जूते खरीदने जाते हैं तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू लुक फॉर व्हेन यू आर बाइंग अ शू? कंफर्ट. नहीं, ये तो झूठ वाली बात है. ये तो आप मेरे सामने बैठे हो इसलिए बोल रहे. दैट्स नॉट द थिंग. द फर्स्ट थिंग दैट पीपल लुक फॉर, आई टेल यू द करेक्ट आंसर, दे लुक एट द एस्थेटिक पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर शू. कितना सुंदर दिख रहा है, कितना प्यारा दिख रहा है. मेल्स में चलो आई वुड से कि ये थोड़ा कंफर्ट वाला पोर्शन ज़्यादा हो सकता है, कुछ एक्सटेंट चेंज होता जा रहा है. हाँ, बट फीमेल्स में तो इट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द फैक्ट कि कितना बढ़िया दिख रहा है, ठीक है, वेदर इट विल मैच विद द स्पेसिफिक ड्रेस और कलर कोऑर्डिनेटेड है कि नहीं. ठीक है. सो अदर देन दैट जो एम्फेसिस होना चाहिए वो इस पे होना चाहिए कि बैक कुशनिंग कैसी है, हील सपोर्ट कैसा है, आर्च सपोर्ट कैसा है, व्हेन यू आर वेयरिंग इट. क्राउडिंग तो नहीं है. बाय क्राउडिंग वी मीन आपके पाँव की सामने की उंगलियां जो हैं कंप्रेस तो नहीं हो रही हैं. सो ऑल दीज थिंग्स मैटर. तो ये क्या होता है, लॉन्ग कोर्स में आप वही जूते पहन रहे हैं तो ये आपके पाँव का पूरा मैकेनिक्स खराब करती. ऑफिस आवर्स में जो भी लोग, मैं स्पेसिफिकली मेल की अगर मैं बात करूं, तो जो उनका शूज़ होता है फॉर्मल शूज़, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर हम रेगुलरली 7-8-10 घंटे पहन रहे हैं. नहीं, इट्स नॉट लाइक अ वेरी रेलिवेंट थिंग. अगर आप शूज़ पहन रहे हैं, अगेन अगर आपने वो शू पहना है जो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हटके बाकी ये सारे पॉइंट्स कवर करता है, हील सपोर्ट, आर्च सपोर्ट, देयर इज नो क्राउडिंग एट द फ्रंट एंड, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं आपके लिए. तो आप 8-12 घंटे पहनो, ठीक है, इट्स नॉट एन इशू. ऐसा कहते थे कि सिर्फ फीमेल को हील्स का शौक होता था, बट वी हैव सीन कि अब मेल भी ऐसे जिनकी 5'10", 5'11" है, वो भी कोशिश करते हैं कि अच्छे से हील शूज़ हों. स्पेसिफिकली मैं चेल्सीज़ की बात कर रहा हूँ. तो पर्सनली फीलिंग ना, आई डोंट फील कि 5'10", 5'11" इज अ बैड हाइट. हाँ, सी ओके, बट एज पर द एवोल्यूशनरी थिंग ना, लोग आजकल 5'10", 5'11" भी नहीं हो रहे. इफ यू लुक, दैट्स ट्रू. यस. सो अगर आपने चीज ऑब्जर्व की होगी तो जितनी नई जनरेशन के लोग आ रहे हैं, दे आर गेटिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर. सो अगर हम देखें, हमसे 20 साल पहले के लोग जितने लंबे होते थे, एवरेज हाइट उनकी जितनी होती थी, 20 साल बाद लोगों की हाइट कम हुई है. एंड देन इनसिक्योरिटी उतनी ज़्यादा बढ़ गई है विद द कमिंग ऑफ एज एंड सोशल मीडिया एंड ऑफ कोर्स पीयर प्रेशर जो रहता है, इसकी वजह से जो है, ठीक है, हील्स का साइज बढ़ता जा रहा है. उससे ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस प्रॉस्पर कर रही है और कुछ नहीं हो रहा. ओल्ड एज में स्पेशल फुटवियर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज अगेन ओल्ड एज में व्हेन यू अटेन अ सर्टेन एज ग्रुप, लेट्स से इन अ जीरियाट्रिक एज ग्रुप, जब आप 60 के अराउंड हैं, 60 प्लस हैं, तब आपकी नेचुरली बॉडी की जो बेसिकली कंफर्ट गिविंग फैसिलिटी है, लेट्स से अगर आपकी हील है, हील की कुशनिंग है, इट इज नॉट एज गुड एज कम्पेयर टू द टाइम व्हेन यू वर 20 और यू वर 30. तो ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं. सो ऑब्वियसली जब आपकी वो चीज़ बॉडी सपोर्ट उस तरीके का नहीं है, फिर यू नीड टू सपोर्ट इट आर्टिफिशियली. आपको कुछ ऐसा और देना है. सो वो फुटवेयर्स या फॉर दैट मैटर इनसोल्स, ऑल दीज थिंग्स मैटर फॉर दिस थिंग.
डॉक्टर तरुण, अभी आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, और अगर हमारी ऑडियंस में से किसी को आपसे कोऑर्डिनेट करना है, कनेक्ट करना है, फिर कंसल्टेशन लेनी है, किस तरीके से आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है? I have a clinic of my own. So there is like a detailed. I practice in Paschim Bihar. So मेरी private practice वहाँ पे है. Morning hours में I'm working at a hospital there as a consultant. So anybody would like to contact me or would like to get in touch with me. So my details are well provided over there. They can contact me. मेरा आखिरी सवाल आपसे, हर इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ का मलाल रह जाता है। डॉक्टर तरुण दुग्गल को जिंदगी में क्या किसी चीज़ का मलाल रहा? हाँ, बहुत सारी चीज़ों का. सो ऑनेस्ट आंसर। ये तो इवन इन्फिनिटी वॉर्स में थैनोस को भी था. He had 5 stones. फिर भी उसे लगता था मलाल रह हाँ, गया. मलाल रह गया। Basically, yeah, everyone has their own set of insecurities. Generally, doctors they feel insecure about certain things. They look up to someone and they at a certain age वो सोचते हैं कि हमको एटलीस्ट वो स्किल लेवल अटेन कर लेना चाहिए था, या वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जिधर से हम ड्रीम करते थे शायद उस ड्रीम इंस्टीट्यूट से परस्यू करना चाहिए था. ठीक है। सो ये सारे एक कॉमन मलाल रहते हैं जो मेरे ख्याल से सारे मेडिकोस में है. इट्स लाइक अ सिंड्रोमिक थिंग. वो मुझे भी है. डेली ऑन करते रहते हाँ, डेली ऑन करता है. कभी ना कभी ऑन एंड ऑफ कोई बोल देता है. या फैमिली और आपकी पार्टनर का क्या रोल रहा आपकी लाइफ में? फैमिली इज लाइक it's like pillar for the foundation of everything in my life. Everything revolves around it. ठीक है। It's for me, it's more about whatever I do, it's more for them rather than for doing it for myself. So their mood affects me, and it's likewise my mood affects theirs also. So it's very important. Unka support is very important for you because at times when you feel low and down, so family members are the one who are always there for you. They don't judge you. True. And even in the worst of your times, they will always be there with you, and they will always help you with the like all the problems that you're facing with. True. And likewise with the partner also. Partners का support is something. Your partner is someone who is like a friend, who is like a companion to you. True. Yes. So वो पूरा का पूरा aspect जो है वो it's like a very, it's not a 3-dimensional 4-dimensional, it's like a multi-dimensional thing. ठीक है। So companion is like a partner, companion is sometimes like a mother to you. True. So it's like a all-in-one package. Love. So all these things matter. Yeah. परफेक्ट। डॉक्टर तरुण, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन? कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, लोगों को, अपने पेशेंट्स को, अपनी फैमिली को? The only thing I would like to tell everybody is कि especially this is something that I would like to say to my patients primarily, कि nowadays we are seeing as a practitioner, as a medical practitioner, we don't expect कि लोग हमारे पास आए या they treat us like gods or something. We just expect basic level of empathy from them. We just wish कि the way we feel for them and the way we feel for them when they are in pain or when they are suffering from any sort of problem, and when we are empathetic about them, so they should feel in a similar fashion. Like the way you people. Yeah. And just on those crucial times जब वो ठीक हो जाते हैं तो स्पेशली तब उन्हें वो चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए. But lately in my practice I've started experiencing this thing कि लोग बहुत thankless हो चुके हैं. Patients are getting very practical and they don't feel like मतलब उनका approach towards doctors has become very practical and they have started judging every doctor. I will consider this thing. Yes, there are few doctors जिनने कुछ गलत चीज़ें भी की हैं या उनने ऐसी चीज़ें भी की हैं जिसकी वजह से शायद डॉक्टर कम्युनिटी में भी चीज़ों के बारे में खराब हुई हैं चीज़ें. बट देन अगेन आई वुड से कि नॉट एवरीबडी इज सिमिलर. सो एक बंदे की वजह से सबको एक जैसा ट्रीट करना इज नॉट समथिंग, बिकॉज लेटली जैसी चीज़ें हो रही हैं, the kind of violence doctors are facing nowadays. So the practice is becoming very difficult. It's a very long journey. It takes multiple
years. बिल्कुल एक तरीके का वनवास है. आप 13-14 साल पढ़ाई करते हो and then you start doing your practice. very good, very sorted answer. And then when you come back and when you are writing a prescription and a patient comes up and tell you कि डॉक्टर साहब कंसल्टेशन का क्या, कंसल्टेशन एक लाइन लिखने का किस बात का पैसा. तो किसी एक बहुत बड़े सीनियर डॉक्टर ने इस पे एक बहुत अच्छा कमेंट दिया था कि अगर वो एक लाइन लिखने का पैसा आप नहीं देना चाहते तो ये लो पेन और कॉपी और वो लाइन खुद लिख लो. That's true. So that's about it. So I would say कि आप जो भी करना चाहते हो, just remember the fact कि doctors भी they also expect the same amount of love and respect, like the way they are treating you. Thank you so much, Dr. Tarun Duggal, and it is indeed a beautiful message because हमें appreciate करना ज़रूरी है ना. अगर किसी ने हमारी ज़िंदगी बदली है तो हमें कहना चाहिए. Honestly, मेरी ज़िंदगी में कोविड के टाइम पे मुझे पता है कि डॉक्टर्स ने किन किन डॉक्टर्स ने कितने हेल्प करी, किस टाइम पे कौन अवेलेबल रहा. तो आई थिंक लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन. तो हमें आई थिंक उसी को आगे बढ़ाना चाहिए. वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर स्टूडियो एंड आई वुड लाइक कि मैं चाहूँगा कि आप दोबारा से आएँ, दोबारा से डिस्कशन करें. सो करना आपको ये है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कॉमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि हम जब सर को बुलाएंगे अगली बार तो कुछ क्वेश्चंस भी होने चाहिए. ऑल्दो अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं. वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा. आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच.